हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो 100 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उनको समझेंगे, जो कि आपके पास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो कॉमर्स का पेपर हो या मैनेजमेंट का पेपर हो या जो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं लाइक यूपीएचएससी, आरपीएससी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं, उनसे भी मैंने बहुत सारे आपके क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। ठीक है, इन जो 100 क्वेश्चन है इनसे आपके 500 से 600 क्वेश्चन क्लियर होंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पेपर 2 पे क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट नहीं होते, बट लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिपीट होता है। तो मैं आपको एक जो जिस भी कॉन्सेप्ट में आपका क्वेश्चन होगा उसको पूरा बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आप उसको कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो पेपर 2 पे आपका अप्रोच क्या होता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, वो बहुत मैटर करता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि आप पेपर 2 में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करो। ठीक है, क्योंकि मेरा खुद भी 4 बार लगातार यूजीसी नेट एंड जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, और 3 बार मेरा मैनेजमेंट में है और लास्ट टाइम मैंने जेआरएफ जो है आपका कॉमर्स में क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बेसिकली शेयर करूंगा। ये मेरा चैनल है, यहाँ पे मैंने कॉमर्स के लिए बहुत सारे एमसीक्यू वीडियोस बनाए हैं। इसमें आपको 1500 से ज़्यादा एमसीक्यू मिल जाएंगे। मैनेजमेंट पे भी बहुत सारे एमसीक्यू वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हो, डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होंगे और इनसे बहुत सारे लोगों ने नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ठीक है, फिर पेपर 1 पे भी आपका बहुत सारा एमसीक्यू है, वो आप जाके देख सकते हो। प्लस 7 मिनट सीरीज जो है बहुत अच्छी सीरीज है। इस पे क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है। फिर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी मैंने पूरा कवर किया है, आपका फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जो है वो पूरा कवर किया है। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा अबाउट मी। एंड हाँ, अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो। बहुत एफर्ट लगता है कि वीडियो को बनाने में। यार होता क्या है कि मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ, उसके बाद भी आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे हो, बहुत सारा आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को भेज रहे हो मैसेजेस की सर पेपर 2 पे मैनेजमेंट और कॉमर्स पे मेरे को एमसीक्यू वीडियोस चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपके 10 यूनिट्स हैं उन पर पूरा एमसीक्यू वीडियो बनाऊँ और बहुत आपको अच्छे से बताऊँ कि आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, हाँ, तो आप कोशिश हमेशा ये करेंगे कि जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बोला तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर वीडियो को स्टॉप करो और देखो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देन इसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन दूँ वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो कि आप गलती कर रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 C's की। देखो 4P के बारे में आपने सुना होगा। 4P जो है वो आपका कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर सेंट्रिक है। ठीक है, प्रोड्यूसर सेंट्रिक है, जो आपका मार्केटर की बात करता है। ठीक है, फिर आपका जो 4 C's है ये आपका कहीं ना कहीं आपका जो पर्टिकुलर कस्टमर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले देखो, एक प्रोडक्ट को कस्टमर क्यों परचेस करता है, क्योंकि कस्टमर का जो कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसको कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ उसकी नीड होगी, देन वो परचेस करता है। यहाँ पे प्राइस जो है वो कॉस्ट, कस्टमर के लिए कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो क्या है। ठीक है, फिर आपका कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को प्रोडक्ट कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, उसको प्रोडक्ट उसके घर से कितने पास में मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका जो मार्केटर है उसके लिए प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 4E भी आ चुका है, जो कि आपका पहला E जो है एक्सपीरियंस प्रोडक्ट की जगह, फिर प्राइस आपका बेसिकली एक्सचेंज, फिर आपका प्लेस फॉर एवरीवेयर एंड प्रमोशन। ठीक है, सिंपल सा। अब जो आपका ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका 4P's किसने दिया था, 4 C's किसने दिया था। ठीक है, तो एक आपका जो क्वेश्चन उस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। जैसे मान के चलो 4 C's आपको पूछा गया है कि कस्टमर के कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है। कस्टमर प्रॉब्लम डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है, कस्टमर कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, देखो। ठीक है, कस्टमर कन्वीनियंस बिल्कुल इन्वॉल्व होता है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है, जो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन है ये उसका पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। फिर ये भी मैं आप इससे पहले जो वीडियो मैंने उसमें बताया 4 P's आपका किसने दिया है, 7 P's आपका किसने दिया है, जो मार्केटिंग मिक्स का टर्म है वो किसने दिया है, वो अगर आपने नहीं देखा वो जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, 4 P's जो है आपका वो रॉबर्ट एफ लाउटरबॉर्न ने दिया है, जो कि 1990s में दिया है। बाकी जो मैंने चीज़ें आपको बताई वो इनसे आप पढ़ सकते हो इजीली, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत डिफिकल्ट लगते हैं क्वेश्चन आपको करने में, बट कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 लिखना है। ये बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, इनमें आप बड़े देख के डर जाते हो। अब लाइक आपको कुछ नहीं पता है, आपको सिर्फ 1 या 2 चीज़ें भी पता है तो आपका काम हो जाता है। देखो मार्केट सेगमेंटेशन आपको पता है कि जो आपकी हेट्रोजीनियस मार्केट होती है उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं, एक बहुत बड़े मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सिर्फ इतना आपका मार्केट सेगमेंटेशन का पार्ट होता है। अब देखो स्कीमिंग प्राइसिंग भी आपको पता होगा, मैंने लास्ट के वीडियोस में बहुत सारी बार बताया स्कीमिंग प्राइसिंग के। स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, जब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो स्टार्टिंग में जो उसका प्राइस होता है बहुत हाई होता है, ठीक है, फिर बाद में उसका प्राइस कम हो
जाता है। तो ईजिली आपको ये चीज़ पता चल गई, आपको दो चीज़ें पता है, बाकी मान के चलो आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग या आपका सेल्स मैनेजमेंट आपको नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्टार्ट करो क्वेश्चन, यहाँ से ऑप्शन से, प्राइसिंग हाई ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इनिशियली, ये क्या होता है आपका स्कीमिंग प्राइसिंग होता है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है सेकंड का फर्स्ट, ठीक है। लास्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, जो 90 to 100 क्वेश्चन होंगे वो बहुत ईजिली आप कर लोगे। ये वो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो बहुत कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो स्कीमिंग प्राइसिंग आपका मतलब आपको पता चल गया सेकंड का फर्स्ट है। अब सेकंड का फर्स्ट किस पे नहीं, एलिमिनेट करो, ये एलिमिनेट हो गया। एग्जाम में आप एलिमिनेशन रूल यूज करोगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिसएग्रेटिंग अ मार्केट इनटू अ नंबर ऑफ, ठीक है, सब मार्केट। तो ये आपका क्या होता है कि आपका जो मार्केट है उसको नंबर ऑफ सब मार्केट या आपका हेट्रोजीनियस जो मार्केट है उसको होमोजीनियस सब मार्केट में कन्वर्ट करना, इसको आप मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हो। तो फर्स्ट का सेकेंड, तो देखो आपने दो ऑप्शन से इसका सही आंसर आइडेंटिफाई कर लिया। अब बाकी जो आपका रिमेन बचा, ये सिंपल सा ये और ये, इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, आपको डरना नहीं है, इजीली करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी अच्छा है। मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स नीड टू बी सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग बिहेवियर, साइकोग्राफी, जियोग्राफिक, ठीक है, डेमोग्राफिक। तो अब यहाँ पे आपका जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है वो 4 बेसिस पे होता है। मतलब एक बहुत बड़ी मार्केट को, एक हेट्रोजीनियस मार्केट को आप होमोजीनियस पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो ताकि वो एसटीपी मतलब टारगेट सही से कर सके और पोजीशनिंग सही से कर सके, ठीक है। जो एक मार्केटर है उन्हीं पे फोकस कर सके, पर्टिकुलर उन्हीं टारगेट ऑडियंस पे फोकस कर सके जिसको उसको अपना प्रोडक्ट बेचना हो, ठीक है। वो आपका जियोग्राफिक सेगमेंटेशन के बेस पे भी हो सकता है, लाइक आपका कंट्री के बेस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिवाइड होती हैं, सिटी के बेस पे भी, पॉपुलेशन डेंसिटी के बेस पे, ठीक है, लैंग्वेज। फिर दूसरा आपका डेमोग्राफी होता है जो कि आपको जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ आपका पॉपुलेशन बेसिकली, ठीक है, जहां पे आपका एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे। फिर आपका साइकोग्राफिक भी हो सकता है और बिहेवियरियल भी हो सकता है। बिहेवियरियल सेगमेंटेशन को आप बाइंग बिहेवियर भी बोलते हो, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आपका जो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन पे आपका एक पर्टिकुलर पार्ट जो होता है वो आपका होता है कि किस ज्योग्राफी में है। अब लाइक आप मान के चलो रूरल एरिया पे हो, तो रूरल एरिया पे जो आपकी पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल सेगमेंट है वो ट्रैक्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगी, वो वहाँ पे लग्जरी जो उनकी कार है उस पर फोकस नहीं करेंगे। लग्जरी कार कहाँ पे फोकस करेंगे, जो आपके बड़ी सिटीज़ होती हैं जिसको आप मेट्रोपॉलिटन रीजन बोलते हो, लग्जरी कार वहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि ज्योग्राफी के बेस पे आप सेगमेंट कर सकते हो ऑटोमोबाइल को डेफिनेटली, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वो आपका डेमोग्राफी पे आपका एज, जेंडर, इनकम आता है। अब जैसे आपका जो नैनो है वो आपका जो लो इनकम है या जो मिडिल इनकम आपका पॉपुलेशन है उसको टारगेट करती है, ठीक है। तो आप डेमोग्राफी के बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक है, इजीली आपको ये पता चल गया। फिर आपका नेक्स्ट जो होता है साइकोग्राफी या साइकोलॉजिकल जो होता है, उस पर आप देखोगे कि एक जो कार होती है उसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। उस पर वेरिएंट्स होंगे कि पर्टिकुलर, तो वो जो आपका सेगमेंटेशन होता है वो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो आपका ये भी यहाँ से करेक्ट हो गया। फिर लास्ट जो है आपका बाइंग बिहेवियर, जिसको आप बिहेवियरियल सेगमेंट बोलते हो। यहाँ पे आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्यों बाय कर रहे हो, कब बाय कर रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उस बेसिस पे भी हम कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल को सेगमेंट करते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि ऑटोमोबाइल की जो सेल है ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लाइक दीपावली वगैरह में बढ़ जाता है। तो इस बेसिस पे आप करते हो। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बन गया A, B, C and D, ठीक है, इजिली क्वेश्चन होते हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप जाके देख सकते हो। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपका सबसे पहले एक्सचेंज कॉन्सेप्ट था, फिर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, फिर आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था, फिर आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट था, फिर आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था, फिर आपका जो लास्ट में है जिसको आप लोग होलिस्टिक मार्केटिंग या आपका सोशल मार्केटिंग भी बोलते हो, ठीक है। तो अब किस मार्केटिंग के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो प्रोडक्शन मार्केटिंग का क्या था कि ये सबसे पहले आया था, ये सबसे पहले एक्सचेंज होता था। एक्सचेंज में क्या होता था कि आपको कुछ चाहिए
सामान, आप वो हमको दे दो और हमारे पास जो ज़्यादा है वो हम आपको दे देंगे। सिंपल सा एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है। फिर आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट उस समय आया जिस समय आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उस समय डिमांड बहुत थी, ठीक है, डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत, और सप्लाई कम थी, तो वहाँ पे आप कुछ भी बनाओगे तो बिकेगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो वाला पॉइंट था। तो वहाँ पे क्या होता था कि फोकस जो होता था मास प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन पे बात होती थी कि वहाँ पे आपको मास प्रोडक्शन करना है और मास डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके बनाओ और जितना ज़्यादा हो सके उसको आप पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट करो। तो कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट दैट अवेलेबल और हाईली अफोर्डेबल, ठीक है। इंप्रूव प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस होता था क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी। फिर आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट आया। प्रोडक्ट कंसेप्ट पे क्या हुआ कि लाइक आपका डिमांड थोड़ा सा कम हुआ। हो क्या रहा था कि लाइक स्कूटर वगैरह जो थे वो उनका जो क्वालिटी था, क्वालिटी गिर रहा था, क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं था। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट क्वालिटी पे फोकस करता है, ठीक है। यहाँ पे बोला जाता है कंज्यूमर्स फेवर प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, क्वालिटी की बात होती है, परफॉर्मेंस की बात होती है, इनोवेशन फीचर की बात होती है, ठीक है। फिर आपका सेलिंग कंसेप्ट आया। सेलिंग कंसेप्ट पे बोला जाता था कि यहाँ पे आपको जो एडवर्टीजमेंट है या आपका पर्सनल सेलिंग है या आपका सेल्स प्रमोशन है, इनके द्वारा प्रोडक्ट को बेचा जाता था, ठीक है। अगर आपका पर्टिकुलर कंपनी प्रमोट्स एंड सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट या सेल्स प्रमोशन इन चीज़ों पे फोकस करते थे। फिर आपका मार्केटिंग कंसेप्ट है। मार्केटिंग कंसेप्ट पे पहले आपके जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स होती थी उनको आइडेंटिफाई किया जाता था, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को देते थे, ठीक है। फिर आपका सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट आया। यहाँ पे क्या फोकस होता था, यहाँ पे देखो जितने भी रिसोर्सेज हैं, मैन, मटेरियल, मेथड, मशीनरी, वो हमें सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे सोसाइटी की वेलफेयर की बात होती थी कि सोसाइटी को जो इफेक्ट ना हो, ठीक है। जैसे अभी ग्रीन मार्केटिंग की बात चल रही है, अभी होलिस्टिक मार्केटिंग भी इसके बाद आ चुका है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग होल्ड्स दैट कंज्यूमर वुड फेवर दोज प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। तो मैंने वही बोला ना कि प्रोडक्ट कंसेप्ट नहीं, ये फीचर आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट पे होता था। प्रोडक्ट कंसेप्ट पे आपका क्या होता था, क्वालिटी पे फोकस होता था। तो ये स्टेटमेंट हमारा इजिली रॉन्ग हो गया, ये आपके एग्जाम में आया। देखो ये इसी से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो वो जाके एक बार आप देख लोगे, जो मैं आपको वीडियो बनाया हूं, 2 वीडियो हैं 10-10 मिनट के हैं, इजीली आप कभी भी इन क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, क्योंकि मैं कभी भी आपको लर्निंग के बेस पे नहीं, चीजों को रटने के लिए नहीं बोलता, चीजों को समझो कि कैसे क्या चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। ये आपका इवोल्यूशन है एक तरीके से कि कैसे कैसे मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो चेंज होते गए, ठीक है। फिर अब दूसरा देखो, द प्रोडक्ट, ये वाला जो फीचर है आपका प्रोडक्शन का होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। द प्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग hold that consumer would not buy enough of the company product unless the company undertake a sustainable promotion effort, ठीक है, promotional effort। तो यहाँ पे ये वाला जो फीचर होता है वो सेलिंग कंसेप्ट का होता है, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि वहाँ पे प्रमोशन की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गए, इजिली आपने आंसर आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका शॉपिंग गुड्स के बारे में पूछा गया है। शॉपिंग गुड्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। सबसे पहले तो आपको गुड्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो यूज के बेस पे हम 2 टाइप्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स और कंज्यूमर गुड, ठीक है। वहाँ पे रॉ मटेरियल, मशीनरी, कंपोनेंट्स एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज। देखो आप हमेशा कोशिश करो कि छोटे छोटे नोट्स भी बना लो इनके, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आते हैं ना। अगर आप इनके ग्राफिकल नोट्स भी छोटे छोटे से बना लोगे, मैं भी करता था, मैं जब MCQ करता था खुद से, तो जो MCQ जहाँ पे मैं फंस रहा होता था वो मैं बना लेता था। लास्ट टाइम पे जब एग्जाम पे आप जाओगे, ये देख के जाओगे तो आपकी बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। जो आपका कंज्यूमर गुड्स पे जब हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे कन्वीनियंस गुड्स होता है, शॉपिंग गुड्स होता है और स्पेशलिटी गुड्स होता है। कन्वीनियंस गुड्स के भी कुछ पार्ट होते हैं, वो आप बताइएगा। फिर दूसरा जो होता है बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, वहाँ पे आपका ड्यूरेबल गुड्स होता है, फर्दर डिवाइड करते हैं, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता है। फिर टेंजिबिलिटी के बेसिस पे जब हम बात करते हैं, टेंजिबल गुड्स और इनटेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स जो कि आपका प्रोडक्ट होता है, इनटेंजिबल गुड्स जिसे हम सर्विस बोलते हैं। अब हम फर्दर डिवाइड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, अनसॉर्ट गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो कन्वेंस गुड्स जो होते हैं कि जो आप डेली परचेस करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आज परचेस कर रहे हो या मतलब डेली कुछ आप सर्टेन टाइम के बाद उनको परचेस करोगे, ठीक है। वहाँ पे आपका जो परचेजिंग बिहेवियर होता है, फ्रिक्वेंटली आप परचेस करते हो, ज़्यादा टाइम और एफर्ट नहीं लगाते हो। यहाँ पे आपका टूथपेस्ट, केक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इनएक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आपका इजीली आप इनको पढ़ लो। फिर आपके जो शॉपिंग गुड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके इनफ्रीक्वेंट परचेज होते हैं, ये आप डेली डेली नहीं परचेज करते हो और इनको परचेज करने से पहले आप बहुत सारा कंपैरिजन करते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो नीड मच कंपैरिजन शॉपिंग टाइम, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक आपका कैमरा, टीवी, ये सारी चीजें, एयरलाइन टिकट, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सेलेक्टिव आउटलेट्स होते हैं यहाँ पे आपका ये चीजें। फिर आपका स्पेशलिटी गुड्स की बात की गई, स्पेशलिटी गुड्स क्या होते हैं, यहाँ पे ये आपके इनफ्रीक्वेंट परचेज होते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सर्च और डिसीजन टाइम होता है क्योंकि ये लग्जरी गुड्स होते हैं, ठीक है, बहुत महंगे गुड्स होते हैं और ठीक है, और इनको हम बहुत, और इनका जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि इनके जो कंज्यूमर होते हैं बहुत कम होते हैं, ठीक है। फिर हमारे अनसॉर्ट गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम परचेज नहीं करना चाहते हैं बट परचेज करते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली डर की मार्केटिंग बोलते हैं, लाइक जो इंश्योरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो प्रमोशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो आपको शॉपिंग गुड्स के बारे में पता चल गया, दीज प्रोडक्ट आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर, बिल्कुल सही चीज़ है, ये आपके ड्यूरेबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। मतलब आप पर्टिकुलर उनको बाद में भी कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उन्हें स्टोर कर सकते हैं। कंज्यूमर जनरली कंपेयर द गुड्स ऑफ वेरियस सेलर एंड देन बाय सच गुड्स, ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ है। पहले थोड़ा सा कंपैरिजन करता है, कन्वेंस गुड्स में ये चीज़ नहीं होती। पर यूनिट प्राइस ऑफ दिस गुड्स इज जनरली हाई, तो ये वाला आप पॉइंट समझो कि बिल्कुल पर यूनिट जो कॉस्ट होती है थोड़ा सा हाई होती है अगर हम इनसे कंपैरिजन करेंगे। दीज गुड्स आर रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली इन डिमांड, बिल्कुल नहीं, ये आपका कन्वीनियंस गुड्स होते हैं, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। इस पे आप देखो एलिमिनेशन कैसे यूज कर सकते हो। ए आपने देखा कि ए बिल्कुल सही है, आपको पता है, तो आपने ये एलिमिनेट कर दिया था, ये एलिमिनेट कर दिया था। फिर आपने देखा बी बिल्कुल सही है तो आपने ये भी एलिमिनेट कर दिया। इस तरीके से भी चीज़ें कर सकते हो। आपको अगर पूरी चीज़ें नहीं पता है देन भी क्वेश्चन होता है, डरना नहीं है, बस थोड़ा सा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है। अगर कॉन्फिडेंस रखोगे ये एग्जाम इजीली निकलेगा। दीज गुड्स आर सोल्ड एज द रिजल्ट ऑफ द एग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट, ये आपका अनसॉर्ट गुड जो होते हैं उनके साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट आपका सेकंड वाला इजीली आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप ये आप ए बी और सी और डी डिवाइड करेंगे, ठीक है, अच्छे से। और इसको करने से पहले थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट है। द बिजनेस हिस्टोरियन रिचर्ड एस identify 4 स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द मार्केट सिगमेंटेशन, ठीक है। तो जो मार्केट का सिगमेंटेशन है, जो आप मार्केट को डिवाइड करते हो, उसका इवोल्यूशन के बारे में बात किया गया है, जिसको रिचर्ड एस ने दिया था। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन की बात होती थी, जो आपका प्री 80s था। द इकोनॉमी was characterized by small regional supplier who sold goods on the local and regional basis। पहले आपका जो ग्लोबलाइजेशन था उतना फोकस नहीं होता था, वहाँ पे आपका जो फोकस होता था, जो आपके छोटे रीजनल सप्लायर हैं वो गुड्स को लोकल और रीजनल बेसिस पे बेचते थे। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है। फिर आपका आया यूनिफिकेशन और मास मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहीं ना कहीं इंप्रूव हुआ। द इकोनॉमी बिकम यूनिफाइड, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडेड गुड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ नेशनल लेवल। आपका नेशनल लेवल पे एक प्रोडक्ट बिकने लगा, ठीक है। यहाँ पे ये आप चीज़ें पढ़ लेना, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता था यहाँ पे। फिर आपका सिगमेंटेशन की बात है। सिगमेंटेशन जो 1920 से 1980s की बात हुई, यहाँ पे आपका मार्केट का साइज इंक्रीज हुआ। तो वहाँ पे देखो जो नीड होती है सबके डिफरेंट होती है। एक पर्टिकुलर कंट्री पे, जैसे इंडिया की बात करें, साउथ के लोग जो हैं उनकी डिफरेंट नीड होगी, ठीक है। जो आपके नॉर्थ के लोग हैं उनकी डिफरेंट नीड होगी। तो फिर यहाँ पे सिगमेंटेशन का रोल आया। जैसे जैसे मार्केट का साइज इंक्रीज हुआ, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ने क्या किया, जो मैन्युफैक्चरर था आपका वर एबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट मॉडल, ठीक है, डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट क्वालिटी। जो नीड है पर्टिकुलर उस सेगमेंट की, लाइक डेमोग्राफी के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको वो प्रोडक्ट दिए, ठीक है। फिर आपका हाइपर सिगमेंटेशन आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर सिगमेंटेशन पे क्या हो रहा है, कस्टमाइजेशन या पर्सनलाइजेशन की बात हो रही है। यहाँ पे आपको ईच कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या कर रहे थे, साउथ ईस्ट वेस्ट को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर हर सिटी या हर पर्टिकुलर कस्टमर की नीड डिफरेंट है, वो आइडेंटिफाई करके वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसलिए हो पाया क्योंकि जो आपका टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे
टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका क्या होता है, जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में आप सर्च करोगे, कुछ देर के बाद देखोगे कि जब आप कुछ भी अपने ब्राउजर को एक्सेस कर रहे हो तो वो पॉपअप होने लगता है वही प्रोडक्ट सेम, ठीक है, तो वहां पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसको हम पढ़ते हैं, देखो, ठीक है, आपको इसमें से 2-3 चीजें पता थी, ज्यादा नहीं पता था, मान के चलो, ठीक है। द इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल रीजनल सप्लायर वो सोल्ड गुड्स एट अ लोकल लेवल, बाय चांस आपको नहीं पता था। सेकंड देखो, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडेड गुड्स वर सोल्ड एट नेशनल लेवल। मास मार्केटिंग का मतलब तो यही होता है ना कि एक प्रोडक्ट आपने हर जगह, एक जो आपका स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है उसको आपने बेचा, तो यहाँ पे बी का फर्स्ट हो जाएगा। अब आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये आपका एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट, एरा ऑफ मार्केटिंग डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन डेमोग्राफी, सोशियो इकोनॉमी एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर, ये आपका सिगमेंटेशन हो गया, आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सी का थर्ड हो गया, ठीक है, लो मिल गया आंसर, इतने से आंसर मिल गया। बाकी दो हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो हाइपर सेगमेंटेशन होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के द्वारा मतलब ये आइडेंटिफाई करना कि इंडिविजुअल कस्टमर की या बहुत स्मॉल जो आपका ग्रुप है, निश मार्केट है, उसकी क्या नीड है, ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इजिली उनको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ, ये आपका सर्विस मार्केटिंग के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे सर्विस मार्केटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पे बात हो रहा है। तो देखो सर्विस मार्केटिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला होता है इंटेंजिबिलिटी। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ दिस रेडली एक्सेप्ट द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस दैट क्रिएट द यूनिक स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, ठीक है। तो इजीली है आपका कि सर्विस मार्केट के जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात की गई है। तो इंटेंजिबल होती है सर्विस को आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, लाइक एजुकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट जो है उसको आप टच करके देख सकते हो, आप की पर्टिकुलर स्मेल करके देख सकते हो, सीन करके देख सकते हो, ठीक है, या छू के देख सकते हो कि वो कैसा है, ठीक है। लेकिन जो आपका सर्विस होता है वहाँ पे आपका जजमेंट, ओपिनियन, एटीट्यूड, फीलिंग, ये परसेप्शन, ये एक एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक एजुकेशन पे, एजुकेशन की बात करते हैं, हर टीचर का अपना डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। पहला आपका इंटेंजिबिलिटी बिल्कुल होता है, तो डी तो होगा ही होगा। देखो डी जिसमें नहीं होगा उसको अपन काटते हैं। ये बहुत इजीली क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। डी किस में नहीं है, डी सब में है, ठीक है। चलो दूसरे पे आते हैं, इंसेपरेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर इंसेपरेबल। यहाँ पे क्या होता है, क्रिएशन, परफॉर्मेंस, कंजम्पशन आर ऑफन आइडेंटिकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन रोल इंटीग्रेटेड, द प्रोडक्ट कैन नॉट बी यूजुअली एग्जिस्ट विदाउट द कस्टमर। देखो जब आप वहाँ पे जाओगे देन प्रोडक्ट आपको, जैसे मान के चलो रेस्टोरेंट सर्विसेज हो गई, ठीक है, जब आप वहाँ जाके ऑर्डर करोगे देन आपको सर्विस मिलेगा ना, अदरवाइज आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे इंसेपरेबिलिटी की ये बात होती है, तो ये भी आपका होता है। सी देखो किस में नहीं है, सी आपका इस पे नहीं, आपने ये एलिमिनेट कर दिया। फिर हेट्रोजिनिटी होती है। देखो होता क्या है, जैसे आपका प्रोडक्ट होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, सबके लिए सेम होता है, लेकिन सर्विस के मैटर पे कभी कभी हेट्रोजिनिटी होती है, चीज़ें ऊपर नीचे होती, स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। अब लाइक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, मेरा मूड कैसा है बहुत मैटर करता है। अगर मेरा मूड अच्छा है तो मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ाऊंगा, अगर मेरा मूड खराब है तो वो थोड़ा सा डाउन होगा। तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेट्रोजिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो कि इस पे नहीं दिया गया है, ठीक है। 7, पेरिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। हम सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते हैं, जैसे हम किसी प्रोडक्ट को लेके आए, हम उसको स्टोर कर लिए, ठीक है, सर्विस पे हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी आपका हो गया। तो यहाँ पे बी सी डी आपने इजिली आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, इस पे बी नहीं है तो ये भी आपका गया। फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी आपका बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। फिर आपका ये भी नहीं होगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा बी सी डी। ओनरशिप का मतलब होता है कि देखो प्रोडक्ट के केस पे क्या होती है, जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है, बट सर्विस के केस पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। अब लाइक मेरे से कोई पढ़ने आया तो वो मेरे को ऐसा तो है नहीं कि मेरे को ही लेके चला जाएगा, या पर्टिकुलर जो सर्विस आप किसी से भी ले रहे हो, लाइक आप मूवी देखने जा रहे हो तो आप वहाँ से जो भी चीज़ें हैं, थिएटर की चेयर वगैरह तो लेके नहीं जा सकते हो ना, सिंपल सा वो सर्विस है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत अच्छा है।
विच टाइप ऑफ रिटेलर इन्वॉल्व इन कंपेरेटिवली लो प्राइस एज अ मेजर सेलिंग पॉइंट कंबाइंड विद द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, इस पे भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इससे। ठीक है, ऐसा बार किसी बार नहीं, मैंने 4 बार एग्जाम दिया, इवन कॉमर्स में भी इससे एक ना एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को हर बार मिलते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। इस पे मेरा वीडियो है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, तो देखो ये आपके पर्टिकुलर रिटेल आउटलेट्स की बात है, आपका मॉल्स हो सकता है, हाइपर मार्केट हो सकता है, ये सारी सुपर मार्केट हो सकता है, स्पेशलिटी स्टोर हो सकता है, डिस्काउंट स्टोर हो सकता है, डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकता है, कन्वीनियंस स्टोर हो सकता है, ई रिटेलर्स हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया, विच टाइप ऑफ रिटेलर्स इन्वॉल्व इन कंपेरेटिवली लो प्राइस एज अ मेजर सेलिंग पॉइंट कंबाइंड विद द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ये आपका होता है डिस्काउंट स्टोर। डिस्काउंट स्टोर में क्या होता है कि ब्रॉड प्रोडक्ट लाइन होती है, जो आपका मार्जिन होता है लो होता है और जो वॉल्यूम होता है वो हाई होता है। ऐसा क्यों होता है, जो बीच के रिटेलर्स होते हैं यहाँ पे वो नहीं होते हैं। जो पर्टिकुलर ये डिस्काउंट स्टोर होते हैं डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, दैट्स वाई प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो कम होता है। ठीक है, फिर आप कन्वीनियंस स्टोर के बारे में भी इजीली पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने लिख के दी हैं, बहुत सिंपल सा है, इनको आप पढ़ सकते हो। अगर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मेरे लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया, वो जाके देख सकते हो, इजीली आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट इतना क्लियर है, इनको अच्छे से पढ़ के जाओगे काम हो जाएगा। फिर अब हम बात करते हैं, अ फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन अडॉप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे का कॉम्पिटिटर होते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब एक दूसरे, मतलब एक जो प्रोडक्ट होता है वो सेम नीड को कहीं ना कहीं कस्टमर की कंप्लीट कर रहा होता है, तो उसको आप सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ पे टी और कॉफी है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर गुड्स होते हैं, तो ऐसे टाइप की प्राइसिंग, ऐसे टाइप का आपका जब प्रोडक्ट होता है तो वहां पे आपका गोइंग रेट प्राइसिंग यूज होता है। गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब होता है जो आपका पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर है उसने जो प्राइस रखा है उसी के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को आप डिसाइड करो। ठीक है, उसको आप बोलते हो कहीं ना कहीं गोइंग रेट प्राइसिंग, उससे कम ज़्यादा। जैसे कोक, आपका कोका कोला या पेप्सी है, उनका प्राइस देखोगे कहीं ना, जितना भी आपका बेवरेज इंडस्ट्री है सबका प्राइस कहीं ना कहीं सिमिलर मिलेगा। 12 रुपीज़ की आपकी कोक की जो बोतल है या किसी भी आप ब्रांड की बोतल को परचेस करोगे वो सिमिलर होता है, तो वो गोइंग रेट प्राइसिंग होता है, इजिली आप समझ गए होगे। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग इज द प्राइस दैट द रिलेटेड एंटिटी अंडर द कॉमन ओनरशिप डिसाइड अपॉन द। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी के अंदर कुछ एक्सचेंज हो रहा होता है, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारी यूनिट होती हैं। ठीक है, तो एक यूनिट से जब दूसरे यूनिट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल या जो आपका WIP होता है वो दूसरे पे जाता है, तो वहाँ पे जो आपका प्राइसिंग होता है उसको आप ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हो। ठीक है, हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन से आपके 4 से, मतलब एक क्वेश्चन से आपके 5 से 6 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, 4 से 5 कंसेप्ट आप सीख रहे हो। इस तरीके से आप हमेशा MCQ करो, आप MCQ कम करो लेकिन अच्छे करो। इससे और इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड किए हैं MCQ के, उन पे भी इसी तरीके से चीज़ों को करवाया है। अब प्रोडक्ट बंडलिंग क्या होता है, प्रोडक्ट बंडलिंग इज अ टेक्निक इन विच सेवरल प्रोडक्ट्स आर ग्रुप टुगेदर एंड सोल्ड एज अ सिंगल यूनिट ऑफ वन प्राइस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि 2 प्रोडक्ट को आपका बंडल किया जाता है, 2 प्रोडक्ट्स को आपका, इस पे मैं आगे और अच्छे से बात करूंगा, 2 प्रोडक्ट को मिला के पूरा बंडल बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप अलग अलग उनको परचेस करोगे तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, जब आप साथ में परचेस करोगे तो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जैसे बहुत सारा बेवरेज आप देखोगे मोस्टली आपको मिलता है, जो आपके जितने भी रेस्टोरेंट हैं तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे फोकस करते हैं। फिर फुल कॉस्ट प्राइसिंग बहुत सिंपल सा है, आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है प्रोडक्ट की, उसके उस पर आप मार्कअप, जो आपका प्रॉफिट या जो मार्कअप प्राइस होता है उसको ऐड करते हो, देन उसके बाद आपका फुल कॉस्ट प्राइसिंग बनता है। ठीक है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ गुड कमोडिटी एंड मिनिमम कॉस्ट। ये आ गया ना कॉन्सेप्ट पे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, वो वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया। इसी तरीके से चीज़ें थोड़ा सा आप अगर रेक्टिफिकेशन करके जाओगे तो आपका काम नहीं चलेगा, आपको चीज़ों को दिमाग में सोचना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गुड कमोडिटी विथ मिनिमम प्राइस, तो वहाँ पे मास प्रोडक्शन
कॉस्ट रिडक्शन की बात कहाँ हो रही थी, अभी मैंने आपको बताया था किस कंसेप्ट पे हो रही थी, मास प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन की बात कहाँ हो रहा था, याद रखना अच्छे से। मास डिस्ट्रीब्यूशन और मास प्रोडक्शन की बात कहाँ होती है, ठीक है, वो आपकी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे होती है, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट की बात जब होगी तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ई वाला बन जाएगा इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सम ऑफ परसीव टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट एंड कॉस्ट टू अ कस्टमर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है आपके एग्जाम में, सबसे ज्यादा बार मेरे को लगता है पूछा जाता है। इसको आप कस्टमर वैल्यू बोलते हो। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक कस्टमर होता है उसका कस्टमर का टोटल कस्टमर जो बेनिफिट होगा और जो टोटल कस्टमर कॉस्ट होगा उसको बेसिकली कंपैरिजन करते हैं। अगर वो पॉजिटिव होगा देन कस्टमर कहीं ना कहीं खुश होगा या कस्टमर अगेन परचेस करेगा या प्रोडक्ट को परचेस करेगा, ठीक है। तो कस्टमर वैल्यू इज द परसेप्शन ऑफ व्हाट अ प्रोडक्ट और सर्विस इज अ वर्थ टू अ कस्टमर versus the possible alternatives worth means the whether the customer feel she or he got benefit and service over what she paid. In a simplest equation customer value is equal to b minus c। b मतलब बेनिफिट, c मतलब कॉस्ट। बेनिफिट मतलब उसका पर्सनल बेनिफिट हो सकता है, प्रोडक्ट बेनिफिट हो सकता है, सर्विस बेनिफिट हो सकता है, इमेज बेनिफिट हो सकता है, लाइक जो आपके लग्जरियस प्रोडक्ट होते हैं एप्पल वगैरह। फिर यहाँ पे कॉस्ट की बात करेंगे, मॉनिटरी कॉस्ट हो सकता है, ठीक है, ये एनर्जी कॉस्ट हो सकता है और टाइम कॉस्ट हो सकता है, सिंपल। फिर दूसरी चीज क्या होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है, एक कस्टमर जब प्रोडक्ट को परचेस करता है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर प्रोडक्ट उस एक्सपेक्टेशन को मीट करता है देन कस्टमर सेटिस्फाइड होता है। कस्टमर डिलाइटमेंट क्या होता है, जब कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन से ऊपर भी मतलब एक जो एक्सपेक्टेशंस है उससे ऊपर चीजें मिल जाए, ठीक है, तो उसको आपको कस्टमर डिलाइटमेंट बोलते हैं। उस पर कंपनीज बहुत फोकस कर रही हैं, इस पर भी क्वेश्चन हर बार आता है। कस्टमर डिलाइटमेंट जो होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ऊपर लेवल होता है, मतलब आपको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चीजें मिली, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस नॉर्मल जो आपको पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट होगा उसको आप एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बन जाता है कस्टमर वैल्यू बन जाता है इजीली। हाँ, तो देखो ये बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये आपकी मैट्रिक्स है, बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, आपके बीसीजी मैट्रिक्स है, ये सारी G9 सेल मैट्रिक्स है। इन सबको आप एक अच्छे से प्रिपेयर करो और एग्जाम के पहले आपको रफ सीट दी जाती है, तुरंत फटाक से इनको बना लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जब एक नए मार्केट पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं तो उसको आपको मार्केट डेवलपमेंट बोलते हैं। जब एक नए मार्केट पे एक नए प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं तो वो आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है। जब एक एग्जिस्टिंग मार्केट पे हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करते हैं, मतलब उसको और ज़्यादा पर्टिकुलर उसका स्कोप बढ़ाते हैं या उसका पर्टिकुलर जो आपका एरिया है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं थ्रू प्रमोशनल एफर्ट लाइक सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, तो देन वी कॉल मार्केट पेनिट्रेशन। नेक्स्ट जब हम एग्जिस्टिंग मार्केट पे एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसको आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हो। अब एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूसिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। बिल्कुल सही चीज। अब देखो पहला तो हमारा सही है, हमको पता चल गया, जिस पे पहला नहीं है उसको एलिमिनेट करते हैं अपन, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, नहीं उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, ये गलत हो गया। अब जहाँ पे सेकंड होगा वो भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। देखो ऐसे आप इनको आंसर कर सकते हो, सेकंड वाला सही हो गया। फिर इंट्रोड्यूसिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन, राइट, इजिली इनको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे क्या बोला गया है कि जो आपको जब आप एक सिगमेंटेशन करते हो तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्राइटेरिया मैंने आपको लिख के दिए हैं, जिसमें आप सबसे पहले एक याद रख सकते हो स्मार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ो। स्मार्ट का मतलब है पहला आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबिलिटी, आपका जो भी आपने सेगमेंट किया है वो मेजरेबल होना चाहिए, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। फिर ए का मतलब है एसेसिबिलिटी, आप उसको एसेस कर सको, ठीक है, इजीली। फिर आपका आर का मतलब है रियलिटी, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पॉसिबल ही नहीं है आप उसको कर दो, ठीक है। टी का मतलब है कि टाइम बाउंड, मतलब विद इन टाइम वो जो भी आपने पर्टिकुलर जो एसटीपी का जो टारगेट है वो आप पूरा करो, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिसेबिलिटी, तो ये आपका एक फीचर होता है सर्विस का, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको यही पता चल गया कि कौन सा नहीं होगा बोला गया था, तो इजीली। साइज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, मेजरेबिलिटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एसेसिबिलिटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो कौन सा नहीं होगा वो आपका पेरिसेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ,
ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 पीस ऑफ मार्केटिंग डू नॉट इंक्लूड दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 7 पीस में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन जो है वो आपके 4 पीस जो होते हैं वो आपके प्रोडक्ट के उस पे होते हैं। जब हम सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 पीस और जुड़ जाते हैं, जिसको ब्लूम्स एंड बिटनर ने दिया है। आगे उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे 7 सीज की बात करें, 7 सीज भी आ गए। इसको किसने दिया है, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, वो जाके आप देखो, सर्च करो, देन मेरे को बताओ। तो यहाँ पे पूछा गया है 7 पीस में कौन सा इंक्लूड नहीं होता। प्लेस इंक्लूड होता है, प्रमोशन इंक्लूड होता है, फिजिकल एविडेंस इंक्लूड होता है, प्रॉफिट नहीं इंक्लूड होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया यहाँ पे। हाँ, अब ये फिर आ गया ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो ईजिली आपसे होते हैं, सॉरी, इनमें कुछ नहीं करना है। A, B, C, D लिखना। देखना क्या अपन को आता है इस पे। हाउ फैमिलियर एंड इंटीमेट कंज्यूमर आर विद द ब्रांड, ठीक है। ये चलो बाई चांस आपको नहीं आता, बाई चांस हम मान लेते हैं कि आपको नहीं आता है, ठीक है। द डिग्री टू विच ब्रांड इज सीन एज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन की बात बोल रहा है। एक का सेकेंड, इससे ज़्यादा क्या ईजिली हो गया। लो, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया, हो गया। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस का आपको मिलेगा। सॉरी, ये हो गया। फिर इसके बाद आप अब सेकेंड का जो है तो आपका बी का जो है वो थर्ड हो जाएगा। हाउ वेल द ब्रांड रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, स्टीम की जब बात आती है, आपने मैस्लो की नीड हायरार्की की बात की होगी, तो वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट आ गया, इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर सी का आपका फोर्थ, इजीली। नॉलेज आपका फर्स्ट है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ वेल चूजन मार्केटिंग चैनल मस्ट बी अलाइन टू द कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजिशनिंग। जो मार्केटिंग चैनल है आपका वो कहीं ना कहीं डिपेंड होगा आपके STP पे, ठीक है। STP पे ही डिपेंड होगा, बिल्कुल सही चीज़ बोला है। मार्केटिंग चैनल आर द सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ कंजप्शन, बिल्कुल सही है। मार्केटिंग चैनल का जो मेन काम होता है कि जो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसको एंड यूजर तक पहुंचाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपको क्या करना है, इजीली देखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो 16 का जो हमारा आंसर हो जाएगा इजीली फर्स्ट वाला बन जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। which one of the following is not true for mass marketing। मास मार्केटिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। सेम प्रोडक्ट आपको हर जगह लॉन्च करना है, ठीक है। प्रोवाइड वेरी लिटिल स्कोप ऑफ कस्टमाइजेशन, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे कि एक सेम प्रोडक्ट आप सबको प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपका मास मार्केटिंग की बात होती है। वहाँ पे पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन का रोल बहुत कम होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा इजीली करेक्ट हो गया, ये आपको पता चल गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, डील विथ कस्टमर डायरेक्टली, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। नॉर्मली फॉलोड इन FMCG एंड SMCG गुड्स, बिल्कुल सही चीज़ है। हाँ, SMCG का आपका क्या फुल फॉर्म होता है मेरे को बताइएगा। FMCG का तो मे भी आप मोस्टली पता होगा, SMCG का बताइएगा। रिलाइज हैवली ऑन एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल सही चीज़ है। तो यहाँ पे जो आपकी बात होती है मास मार्केटिंग पे कस्टमर से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसमें पूछा गया कौन सा ट्रू नहीं है, तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप इसको इजीली पढ़ भी सकते हो, कोई कुछ नहीं है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर परफॉर्मिंग द बिजनेस एनालिसिस फॉर डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट अ कंपनी शुड बी इंगेज इन। देखो ये सिंपल सा प्रोसेस है। जब आप NPD का न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात होती है, सबसे पहले आपका आइडिया जनरेशन होता है, देन आइडिया स्क्रीनिंग होता है। इस पर 2 चीज़ें होती है, गो एरर और ड्रॉप एरर, जिसके बारे में बहुत बार मैं पूछ चुका हूँ, कभी भी मेरे को आंसर नहीं मिला है। इसके बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो डेफिनेटली, ठीक है। फिर आपका अगर आपको नहीं पता है तो इस बार मैं बताऊंगा। आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा। आप इंस्टा पे भी मेरे से जुड़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इजीली पूछ सकते हो। मैं उस पर अगर आपका डाउट जेन्युइन होगा तो डेफिनेटली मैं इंस्टा पे आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। फिर आपका आइडिया स्क्रीनिंग के बाद एक आइडिया जनरेशन हुआ, बहुत सारे आइडियाज़ आए, फिर उसमें से आपने कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ आपने डिसाइड किए, फिर आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया और टेस्ट किया उसको, ठीक है। फिर आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई। यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट देखा जाता है कि वो पर्टिकुलर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने बिजनेस एनालिसिस किया, फिर आपने प्रोडक्ट को डेवलप किया, फिर आपने टेस्ट मार्केटिंग, फिर उसको कमर्शलाइज कर दिया। मतलब एक आपने उसको बहुत बड़े वे में लॉन्च कर दिया, पूरे जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है वहाँ पे। अब इन्होंने पूछा बिफोर परफॉर्मिंग द बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस को परफॉर्म करने से पहले
कंपनी किस चीज़ में इंगेज होती है, वो आपका होता है मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। तो इजीली आप इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, व्हेन अ कंपनी ट्रीट ईच सिंगल कस्टमर एज अ सेपरेट सेगमेंट इज कॉल्ड, देखो जब एक लार्ज हेट्रोजीनियस मार्केट को आप होमोजीनियस सब मार्केट पे कन्वर्ट करते हो उसको आप मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हो। माइक्रो मार्केटिंग क्या होती है, जो आपका स्पेसिफिक टारगेट कस्टमर होता है उसके बेस पे आप प्रोडक्ट को बनाते हो, ठीक है, उसको आप बोलते हो माइक्रो मार्केटिंग, ठीक है। The marketing effort are made here to meet the requirement of a small section of people in the market has similar taste in product, ठीक है। तो वो आपका होता है माइक्रो मार्केटिंग, आपको इजीली पता चल गया। फिर हम बात करते हैं नैनो मार्केटिंग की। इट एम्स एट ट्रेडिंग स्मॉल मार्केट विथ एन ऑब्जेक्टिव टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ मार्केटिंग टेक्निक इज यूज टू अचीव द गोल। फिर सिंगल मार्केटिंग की बात होती है। सिंगल मार्केटिंग क्या होता है, व्हेन अ बिजनेस फोकस ऑन जस्ट वन सेगमेंट ऑफ द मार्केट टू प्रमोट इट्स गुड्स देन इट्स नॉट एज अ सिंगल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक जो आपका सेगमेंट है उस पर फोकस करते हैं। निश मार्केटिंग क्या होता है, व्हेन अ बिजनेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे और इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। निश मार्केटिंग, व्हेन अ बिजनेस और कंपनी प्रमोट एंड सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस टू अ स्पेशलाइज्ड सेगमेंट ऑफ द मार्केट, बहुत छोटे जो आपका कस्टमर ग्रुप होता है उसको टारगेट करते हैं ये लोग, बट बहुत कस्टमाइज आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती हैं, ठीक है। इट इज एन एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी दैट फोकस अ यूनिक टारगेट मार्केट, ठीक है, एंड नॉट नेसेसरी स्मॉल मार्केट। इस पे आपका स्मॉल मार्केट की बात होती है, यहाँ पे आपका यूनिक टारगेट मार्केट होता है। देयरफॉर व्हेन अ कंपनी ट्रीट एवरी सिंगल कस्टमर एज अ सेपरेट सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड माइक्रो मार्केटिंग, जो हमें ऑलरेडी बता चुका हूं। जब कंपनी सिंगल कस्टमर को सेपरेट सेगमेंट बोलेगी तो उसको हम माइक्रो मार्केटिंग बोलते हैं। निश मार्केटिंग के बारे में भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। हाँ, व्हेन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट और मेडिसिन टू डॉक्टर और हॉस्पिटल, दिस टाइप ऑफ सेल्स पर्सन इज कॉल्ड। देखो आपका जो सेल्स पर्सन होता है, सेल्स मेंटेनेंस की बात होती है, वहाँ पे डायरेक्ट सेल्स पर्सन होते हैं, इनसाइड ऑर्डर टेकर होते हैं, आउटसाइड ऑर्डर टेकर होते हैं। सेल्स सपोर्ट की बात करेंगे, वहाँ पे आपका मिशनरी सेल्स पर्सन आता है। देखो मिशनरी सेल्स पर्सन क्या होता है, मिशनरी सेल्स पर्सन और सेल्स सपोर्ट पर्सन वो डू नॉट डायरेक्टली जो ऑर्डर होता है उस पर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका एक जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में वो अफेक्ट करती। जब आप जाओगे, जैसे आपका जो एमआर होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं जिसको, वो आपके एक डॉक्टर से कांटेक्ट करता है और एक पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में डॉक्टर को बताता है। तो इस टाइप के जो सेल्स पर्सन होते हैं उसको आप बोलते हो मिशनरी सेल्स पर्सन, क्योंकि जब आप जाओगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर वही आपको जो पर्टिकुलर मेडिसिन है वो रिकमेंड करेगा। तो इनको आप हमेशा बोलते हो मिशनरी सेल्स पर्सन, ठीक है। At which stage of the product life cycle does the company take the decision whether to maintain, invest and drop? देखो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है, डिक्लाइन होता है, ठीक है। जब एनपीडी का लास्ट स्टेज आपका खत्म होता है जिसको आप कॉमर्शलाइजेशन बोलते हैं, वहाँ से आपका ये स्टार्ट होता है। ये सारी चीज़ें लिंक हैं एक दूसरे से, आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन के कुछ फीचर्स से मैंने बताया कि एक प्रोडक्ट बिल्कुल नए टाइम पे आता है तो वहाँ पे आपका सेल्स बहुत कम होता है, वहाँ पे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। फिर ग्रोथ होता है, वहाँ पे आपका सेल्स सब ज़्यादा होता है कहीं पे, ठीक है, प्रॉफिट भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन जो आपका मैच्योरिटी होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये हमेशा ध्यान रखना। आपसे बहुत सारे लोगों से मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि पीएलसी पे कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब हो रहा होता है। पीएलसी पे सबसे ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट मैच्योरिटी फेज में हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉफिट मिल रहा होता है जो वो दूसरी यूनिट्स पे लगा रहा होता है, ठीक है। फिर देन डिक्लाइन। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी की बात की, इंट्रोडक्शन पे आपका स्लो सेल्स ग्रोथ होता है, लिटिल और नो प्रॉफिट होता है, हाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस होता है। फिर ग्रोथ की अगर हम बात करें, वहाँ पे आपका सेल्स इंक्रीज होता है, न्यू कॉम्पिटिटर आते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात होती है, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है, आप में से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपको नहीं पता है तो। मैंने इकोनॉमिक्स की, मेरी जो इकोनॉमिक्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू वीडियो वो जाके देखो, बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाया है। फिर कंज्यूमर एजुकेशन की बात होती है यहाँ पे,
ये सारी बात होती है। फिर आपका मैच्योरिटी स्टेज पे यहाँ पे सेल्स जो होती है स्लो डाउन होती है, सप्लायर बहुत सारे होते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ चुके होते हैं, ओवर कैपेसिटी लीड टू बहुत सारा कंपटीशन होता है। यहाँ पे आपका R&D बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आपका मैच्योरिटी स्टेज होता है, यहाँ पे आपकी मॉडिफिकेशन स्ट्रेटेजी होती है, मॉडिफाई द प्रोडक्ट, मॉडिफाई द मार्केट, मॉडिफाई द प्रोडक्ट, मॉडिफाई द मार्केटिंग मिक्स, जिसमें प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन सब आ जाता है। फिर जो आपकी डिक्लाइन की जो स्टेज होती है वहाँ पे मेंटेन द प्रोडक्ट, हार्वेस्ट द प्रोडक्ट और ड्रॉप द प्रोडक्ट। ये जो स्ट्रेटेजी होती है वो डिक्लाइन फेज की होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था मेंटेन, हार्वेस्ट और ड्रॉप स्ट्रेटेजी कब हम यूज करते हैं, वो डिक्लाइन पे यूज करते हैं। हाँ, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन ना कंपनी कैरीज इज कॉल्ड। अब देखो कितनी प्रोडक्ट लाइन एक कंपनी के पोर्टफोलियो में है उसको आप बोलते हो प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट मिक्स विड्थ होता है, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट लाइन में कितने सारे प्रोडक्ट हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, ठीक है। उसको आप बोलते हो या प्रोडक्ट लाइन लेंथ भी बोलते हो, ठीक है। तो इजीली आपको डेप्थ का मतलब होता है जैसे एक प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने प्रोडक्ट हैं, ठीक है। उसके अंदर उसके जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होंगे, वेरिएंट होंगे, उसको आप बोलते हो प्रोडक्ट डेप्थ, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, मैं आपको इस पे बता रहा हूँ। अब ये एक कंपनी है, यहाँ पे राइस बना रही है, बीन बना रही है, 4 चीज़ें बना रही है। तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट लाइन है वो प्रोडक्ट मिक्स विथ जो हो गई इसकी 5 हो गई। इजीली आपको पता चल गया। जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन होती हैं एक प्रोडक्ट मिक्स में उसको आप बोलते हो प्रोडक्ट मिक्स विथ, ठीक है। इजीली आपको पता चल गया। फिर इसके बाद ये जो इसके प्रोडक्ट हैं राइस के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे ये फर्स्ट और सेकंड कहेंगे आपका ये। तो ये जो हो गया वो आपका प्रोडक्ट लेंथ हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन लेंथ, एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। फिर डेप्थ का मतलब होता है कि एक इसके अंदर भी बहुत सारे आपके वेरिएंट बन रहे हैं, तो ये कितने बन रहे हैं उसको आप डेप्थ बोलते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट लाइन दूसरी प्रोडक्ट लाइन से कितना रिलेटेड है, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट लाइन से खत्म। अब एक बार आप पढ़ लोगे इजीली आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। इस तरीके से हमेशा पढ़ाई करो। फिर आपका होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट की बात होती है जो कि अभी नया आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपका इंटरनल मार्केटिंग की बात होती है, जिसमें आपका जो इंटरनल डिपार्टमेंट की बात होती है वहाँ पे एक हार्मोनी रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका इंटीग्रेटेड में मार्केटिंग की बात होती है, इसमें प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन होता है, उस पर आप कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन की बात होती है। फिर आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात होती है, फिर आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात होती है। जब हम होलिस्टिक मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी मार्केटिंग पे, ठीक है। तो इंटरनल मार्केटिंग डेफिनेटली उसका पार्ट होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी डेफिनेटली पार्ट होता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कहीं ना कहीं उसका पार्ट होता है, फाइनेंशियल मार्केटिंग उसका पार्ट नहीं होता, रिलेशनशिप मार्केटिंग यहाँ पे होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर डी वाला बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेल्फी मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इज एसोसिएटेड विद। अब यहाँ पे डेल्फी मेथड की बात की गई कि जो आपका डेल्फी मेथड है वो कहीं ना कहीं आपके डिमांड फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। तो वो कैसे यूज होता है, देखो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे आपका एक पैनल आता है, ठीक है। वो पैनल एक्सपर्ट लोगों का पैनल होगा। वहाँ पे क्या होगा कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक डेफिनेशन दे दी जाएगी और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। फिर जो सारे एक्सपर्ट अलग अलग बैठते हैं, कोई भी साथ में नहीं बैठता, तो वो अपना जो भी पर्टिकुलर उनका सॉल्यूशन होता है, वो जो फोरकास्टिंग होती है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सब वो एक पर्टिकुलर बंदा होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। फिर इंटीग्रेट ओपिनियंस ऑफ ऑल एक्सपर्ट, फिर एक जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वर होता है वो जितने भी एक्सपर्ट के ओपिनियंस हैं उनको इंटीग्रेट करता है, ठीक है। फिर वहाँ पे बात होती है कि एक कॉमन मतलब एक कॉमन रिजल्ट आना चाहिए। अगर वहाँ पे कॉमन रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ये प्रोसेस जो दोबारा से होगा, फिर ठीक है, उसको रिसर्च टॉपिक दिया जाएगा, फिर वो एक पर्टिकुलर फोरकास्ट करेगा। अगर हो गया तो फिर यहाँ पे कंक्लूजन ऑब्टेन हो जाता है। वो ये सबके पर्टिकुलर सब उस पर राजी हों, ठीक है। मेन बात ये जितने भी एक्सपर्ट हों वो सब राजी हों, देन ये आपका एंड हो जाता है। तो यहाँ पे पास सेल्स एनालिसिस होती है, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड होता है, मार्केट टेक्स मेथड नहीं, ये भी नहीं होता है। यहाँ पे इजीली हो गया। कंपोजिट ऑफ सेल्स फोर्स ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाओ, इस पर भी क्वेश्चन पूछ। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस पे ये पूछा गया है कि जो आपका BCG मैट्रिक्स होता है जिसको बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने दिया है, वहाँ पे आपका पॉजिटिव कैश फ्लो कब होगा, ठीक है, वो किस फेज में होगा ये पूछा गया। तो यहाँ पे हम इसको आपका न्यू प्रोडक्ट जो आपका PLC है उससे लिंक करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन मार्क होता है वो इंट्रोडक्शन की फेज होती है, जो आपका स्टार होता है उसको यहाँ पे ग्रोथ बोलते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैश काउ जो होता है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, देन आपका डिक्लाइन जो होता है वो डॉग होता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो आपका मैच्योरिटी फेज होता है उसमें सबसे
ज़्यादा कैश होता है। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन मार्क जो है वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका मार्केट शेयर होता है वो लो होता है, तो ग्रोथ रेट जो होती है बहुत हाई होती है, तो यहाँ पे पैसा तो ज़्यादा मिलता नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है, ठीक है। फिर आपका स्टार पे क्या होता है कि आपका जो मार्केट शेयर होता है वो भी हाई होता है, प्लस ग्रोथ बहुत हाई होती है, तो यहाँ पे पैसा तो आ रहा होता है लेकिन ग्रोथ हाई होती है, दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा उतना ज़्यादा नहीं बचता है। फिर आपका जो कैश का हुआ यहाँ पे जो आपका ग्रोथ रेट बिल्कुल कम हो जाता है, बट जो मार्केट शेयर होता है वो बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। एक मैच्योरिटी या सैचुरेशन आ जाता है, इससे ज़्यादा कस्टमर आपके पास नहीं आ सकते हैं, तो इस फेज में पैसा बहुत आ रहा होता है। इस फेज का जो पैसा है आप यहाँ पे यूज करते हो क्वेश्चन मार्क में, या आप स्टार में यूज करते हो, ठीक है। लास्ट जो फेज है आपका डिक्लाइन है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया जो कैश का हुआ है वो सबसे ज़्यादा पैसे वाला फेज होता है एक पर्टिकुलर मार्केटर के लिए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द ब्रांडिंग प्रैक्टिस वेयर इन सेवरल रिलेटेड प्रोडक्ट विद इन द सेम ब्रांड नेम आर एडवर्टीजमेंट यूजिंग द सेम एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे जो आप देखोगे इसको आप बोलते हो अम्ब्रेला ब्रांडिंग, मतलब आप एक जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसी के बेसिस पे ब्रांडिंग करते हो, तो उसको आप फैमिली ब्रांडिंग भी बोलते हो, ठीक है। इसको आप ये भी बोल सकते हो मार्केटिंग मैनिंग प्रोडक्ट इन अ सिंगल प्रोडक्ट नेम, एप्पल आईफोन, एप्पल आईपैड, एप्पल मैक, एप्पल वॉच, एप्पल टीवी, इस तरीके से जब हम चीज़ें करते हैं तो उसको बोलते हैं अम्ब्रेला ब्रांडिंग, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो ब्रांड है उसी के बेसिस पे आप पर्टिकुलर उसकी एडवर्टीजमेंट करते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। 34% ऑफ द कस्टमर वो फॉल इन वन ऑफ द कैटेगरीज। ये देखो डिफ्यूजन का एक इनोवेशन है, तो वो कैसे डिफ्यूज होता है पर्टिकुलर कस्टमर पे उसकी बात करते हैं। तो 2.5% जो लोग होते हैं वो इनोवेटर होते हैं, जैसे ही प्रोडक्ट आता है उसको परचेस करते हैं। 13.5% जो लोग होते हैं वो ईयरली अडॉप्टर होते हैं। 34% जो ईयरली मेजोरिटी, फिर देन 34% लेट मेजोरिटी, देन 15% लेगार्ड्स। ये सिंपल साइज से मैं ऑलरेडी इस पर पिछले वीडियो पर बात कर चुका हूँ, तो इस पर मैं बहुत ईजिली आपको चीज़ों को बताता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसमें पूछा गया 30% ऑफ द कस्टमर वो फॉल इन वन ऑफ द कैटेगरी डिफ्यूजन प्रोसेस, वो आर डेलिबरेटली कस्टमर्स टू एक्सेप्ट एन इनोवेशन जस्ट बिफोर द एवरेज अडॉप्टर। एवरेज अडॉप्टर जो होते हैं उनके पहले इन अ सोशल सिस्टम सच कस्टमर वो आर अबव एवरेज इन सोशल एंड इकोनॉमिक मेजर रिलेक्वेड। तो ये यहाँ पे ईयरली मेजोरिटी की बात हो रही है, यहाँ से पहले वाले फेज की बात की गई है, तो इसको आप बेसिकली ये बोल सकते हो 27 का नहीं। इस पर ये पूछा गया कि उनको क्या बोलते हैं, जो 34% आपके कस्टमर होते हैं वो आपके कस्टमर को एक्सेप्ट इनोवेशन जस्ट बिफोर द एवरेज अडॉप्टर। जो एवरेज अडॉप्टर लेट मेजोरिटी होती है सोशल सिस्टम में और अबव सोशल एंड इकोनॉमिक मेजर होते हैं, तो उनको आप बोलते हो ईयरली मेजोरिटी, ठीक है। ईयरली मेजोरिटी बोलते हो उनको, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पी हो जाएगा। इन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस व्हाट इज द टर्म यूज फॉर अ पर्सन वो फर्स्ट सजेस्ट बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस। इसको आप बोलते हो आपका इजिली, इसको भी बारे में मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, इनिशिएटर। इनिशिएटर जो होता है अ पर्सन वो फर्स्ट सजेस्ट द आइडिया ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट सॉरी। फिर आपका इन्फ्लुएंसर होता है अ पर्सन वूज व्यू और एडवाइस इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन। लाइक आपको मान के चलो कि आपको एक नीड हुई कि आपको एप्पल आईफोन खरीदना, ठीक है, बट आपके पास उससे पहले नहीं था, तो आप अपने फ्रेंड से पूछोगे जाके कि उसके पास ऑलरेडी था, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर की बात करेगा। फिर डिसाइडर की बात वो होती है जो बाइंग डिसीजन को डिसाइड करता है, लाइक आपके पेरेंट्स, क्योंकि आपके पास उतना पैसा होगा नहीं, वेदर टू बाय, हाउ टू बाय, ये सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। देन बायर द पर्सन वो मेक्स द एक्चुअल परचेज, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आप हो सकते हो, आपके पेरेंट्स आपके लिए फ़ोन लेके आ गए, ठीक है, आप ले लिए, ठीक है, या आप खुद जाके भी उन्होंने पैसे दे दिए, आप लेके आ गए, ठीक है, फोन। फिर यूजर क्या होता है, जो यूज करता है, ठीक है। आप पर्सन वो कंज्यूम और यूज द प्रोडक्ट एंड सर्विस। बायर और यूजर डिफरेंट हो सकता है, लाइक आपके पेरेंट्स आपका प्रोडक्ट परचेज करके लेके आए और आप उसको यूज कर रहे हो, आप यूजर हो गए, ठीक है। और बायर और यूजर सेम भी हो सकता है, तो यहाँ पे इनिशिएटर आपका करेक्ट आंसर हो गया। कंपनीज दैट आर बिकमिंग स्किल्ड इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फोकस ऑन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आपकी कस्टमर रिलेशनशिप की बात होती है, यहाँ पे क्या फोकस होता है कि जो एक कस्टमर है उससे लॉन्ग टर्म का हम रिलेशनशिप बिल्ड करें, जिससे क्या है कि जो आपका उसका परचेज का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका बढ़े और वो बार बार एक प्रोडक्ट को परचेज करे, ठीक है। एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात करते हैं। यहाँ पे जो आपका IT है या जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देखते होंगे कि आपके जो बर्थडे में विशेस आते हैं कंपनी की तरफ से, तो वो आपको अच्छा सा फील कराने के लिए बेसिकली करते हैं, ताकि आप बार बार उस प्रोडक्ट को परचेस करो, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द परसीव परफॉर्मेंस एंड बायर एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल गलत है। यहाँ पे पूछा गया कंपनीज दैट आर बिकमिंग स्किल्ड इन कस्टमर रिलेशनशिप फोकस ऑन गिविंग बेनिफिट द कस्टमर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, बिल्कुल भी गलत। डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू अटेन और रिटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्ट और रिटेन, ठीक है। रिटेंशन रेट की बात होती है, रिटेन द राइट कस्टमर एंड मीटिंग द इंडिविजुअल नीड ऑफ वैल्यूड कस्टमर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। गिविंग द क्वालिटी इन द फीचर एंड कैरेक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस बियर द इट्स एबिलिटी टू सैटिस्फाई, ये सिंपल सा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर थर्ड वाला बन गया, इसको भी आप पढ़ सकते हो, जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही इस पे लिखा है। हाँ, the generic value chain model of dividing the firm activity into the primary and secondary activity was proposed by which of the following marketing management thinker। तो ये जो आपका प्रपोज किया था, देखो बहुत सारे मॉडल हैं आपके मिचेल पॉटर के, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लो सारे मॉडल को, क्योंकि इससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या बिजनेस इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे इनके मॉडल हैं, ठीक है। ये मिक्सचर पॉटर का वैल्यू चेन का मॉडल है। यहाँ पे 2 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, सपोर्ट एक्टिविटी और प्राइमरी एक्टिविटी। देखो प्राइमरी एक्टिविटी में आपका सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक होगा, फिर ऑपरेशंस होगा, फिर आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक होगा, फिर मार्केटिंग एंड सेल्स होगा, देन आपका सर्विस होगा, देन फिर आपके पास कस्टमर तक पहुंचेगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो आपकी सपोर्ट एक्टिविटी है, ये इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही होंगी। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात होगी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात होगी और प्रोक्योरमेंट की बात होगी, ठीक है। ईजिली आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो, कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल है वो आपके पास आएगा, ठीक है। आप उसमें कुछ ऑपरेशंस करोगे, ऑपरेशंस या उनको पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे। फिर आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक है, फिर उसको जो आपका प्रोडक्ट है उसको एंड कस्टमर तक आप पहुंचाओगे, फिर आप कुछ मार्केटिंग एंड सेल्स करोगे, देन आप पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को कस्टमर को दोगे, देन उसको आफ्टर सेल सर्विसेज दोगे, सिंपल सा। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है और प्रोक्योरमेंट है, ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे होंगे इन सारी चीज़ों पे, सिंपल। हाँ, the strategy used during the maturity to attract to increase the consumption of the current product is called, तो इसको आप बोलते हो मार्केट मॉडिफिकेशन, इसको आप बोलते हो मार्केट मॉडिफिकेशन। इजीली आप इस चीज़ को समझ रहे होगे। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि हम मैच्योरिटी में यूज करते हैं अपने कंजप्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो वो आपका मार्केट मॉडिफिकेशन होता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। A company using a high price and high promotion policy in adopting the following strategy। मैंने स्कीमिंग और प्राइसिंग पेनिट्रेशन के बारे में बताया। स्कीमिंग में क्या होता है कि जो आपका एक नया प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है जब उसको लॉन्च करते हैं स्टार्टिंग में, देन उसका प्राइस कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो थोड़ा सा इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है और उसका जो कॉम्पिटिशन होता है कम होता है। लाइक आपका एप्पल आईफोन, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है कि आपका जो स्टार्टिंग में प्राइस होता है वो कम होता है, बाद में उसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपके बेसिकली वो प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे जो आपका कंपटीशन ज़्यादा थोड़ा सा हाई होता है। अब इसमें भी फर्दर डिवाइड होता है। आपका रैपिड स्कीमिंग वो होता है जहाँ पे आपका प्राइस भी हाई होता है और आपका प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा होता है। लाइक एप्पल आईफोन बहुत ज़्यादा प्रमोशन करता है, ठीक है। फिर आपका स्लो स्कीमिंग जो होता है जहाँ पे प्राइस तो हाई होता है बट प्रमोशन लो होता है। फिर वही रैपिड पेनिट्रेशन के बाद क्या है, लो प्राइस होगा, प्रमोशन हाई होगा। यहाँ पे प्राइस भी लो होगा और प्रमोशन भी लो होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, हाई प्राइस और हाई प्रमोशन, तो वो किसका पार्ट होता है, वो आपका रैपिड आपका स्कीमिंग का पार्ट होता है। तो 32 का आपका डी आंसर हो जाएगा इजीली। हाँ, इन केस ऑफ CRM व्हाट डज RF स्टैंड फॉर इन RFM मॉडल, ठीक है। तो RFM मॉडल जो होता है आपका रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी पे बात करता है। तो वो आपका जो RFM मॉडल है वहाँ पे उसको RF की बात की गई, वहाँ पे आप रिसेंसी एंड फ्रीक्वेंसी की बात करते हो, ठीक है। रिसेंसी का मतलब होता है द फ्रेशनेस ऑफ द कस्टमर एक्टिविटीज बी इट परचेज और विजिट, ठीक है। टाइम सिंस लास्ट ऑर्डर और लास्ट इंगेज विद द प्रोडक्ट, सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर फ्रीक्वेंसी की बात होती है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कस्टमर ट्रांजेक्शन और विजिट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और एवरेज टाइम बिटवीन द ट्रांजेक्शन इंगेज टू विजिट, देन मॉनिटरी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो जब आप कंज्यूमर बिहेवियर का एक डिफिनेशन पढ़ोगे तो ये होता है दोज एक्टिविटी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग, कंज्यूमिंग, डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इंक्लूडिंग द डिसीजन प्रोसेस दैट प्रोसीड टू फॉलो
दिस एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको उसके जो आपका पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है उससे क्वेश्चन पूछा गया। ऑब्टेनिंग, सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा, देन या प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेगा, फिर उसको कंज्यूम करेगा, फिर उसको डिस्पोज करेगा, फिर यहाँ पे प्रोड्यूसिंग नहीं होता, ठीक है। प्रोड्यूसिंग की बात हम कंज्यूमर बिहेवियर पे नहीं करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली ये बोलता है कि एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को कैसे, कब, कितना परचेज करता है, बेसिकली इन चीज़ों पर फोकस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। What denotes offering several product for sale as a one combined product? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बंडलिंग, ठीक है। आप देखोगे कि बर्गर किंग के साथ कोका कोला, ये सारा एक मतलब बंडल, दो प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट को मर्ज करने की जब हम बात करते हैं तो उसको आप प्रोडक्ट बंडलिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइस होता है वो आपको थोड़ा सा सस्ता मिलता है। जब अगर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट को परचेस करोगे तो वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जब आप उनको कंबाइंड परचेस करोगे तो उनका प्राइस कम होगा। एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता। प्रोडक्ट मिक्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपसे, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आपका डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट सेगमेंटेशन में ट्राई करने की बात होती है। फिर जनरेटेड इंक्रीज सेल्स बाय निग्लेक्टिंग द क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एफिशिएंसी और कैश फ्लो मैनेजमेंट और कॉल्ड, उसको आप बोलते हो ओवर मार्केटिंग, ठीक है। उसको आप बोलते हो ओवर मार्केटिंग। ओवर मार्केटिंग में क्या होता है? इट कॉन्स्टिट्यूट्स द स्ट्रीमिंग ऑफ फर्म जनरेट द इंक्रीज सेल्स बाय निग्लेक्टिंग द क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो आपका ओवर मार्केटिंग होता है। डी मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? वेबसाइट डिक्शनरी सॉरी द यूज ऑफ एडवर्टीजमेंट टू डिक्रीज द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज शॉर्ट सप्लाई। यहाँ पे मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट की आपके पास सप्लाई नहीं है, इसलिए आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो उस प्रोडक्ट की डिमांड को कम करने के लिए, ठीक है। फिर रीमार्केटिंग क्या होता है? रीमार्केटिंग इज अ वे टू कनेक्ट विद पीपल वो प्रीवियसली इंटरेक्ट विद द योर वेबसाइट और मोबाइल फोन। यहाँ पे आपका सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि आपने देखा कि आप किसी की वेबसाइट पे गए या आप कहीं पे गए मोबाइल ऐप पे, आपने देखा कि आपको एक प्रोडक्ट पसंद है, फिर देन आपके जब भी आप गूगल खोलोगे या कुछ भी खोलोगे तो वो प्रोडक्ट पॉपअप होने लगते हैं, अपने आप आने लगते हैं, ठीक है। देन अंडर मार्केटिंग ईजिली हो जाएगा, आप पढ़िएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ओवर मार्केटिंग हो जाएगा। The tangible goods for which a consumer wants to compare quality, price, ठीक है, स्टाइल इन सेवरल स्टोर बिफोर मेकिंग परचेज इज कॉल्ड, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो इसको आप शॉपिंग गुड्स बोलते हो, ये आप इजीली शुरुआत में मैंने बताया, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं। हाँ, एम्स टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ सेल्स बाय कॉन्स्टेंटली attracting new customer rather than increasing repeat purchase with the buyer। यहाँ पे जब हम रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बात करती है रिपीट परचेज पे, ठीक है। करंट कस्टमर पे तो फोकस करती है अट्रैक्ट करने पे, रिपीट की भी बात करती है। प्रोएक्टिव मार्केटिंग की मतलब जो कस्टमर की नीड है उनके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट को बनाना, सिंपल सा, ठीक है। या जो चेंजेस होने वाले हैं मार्केट में उसको पहले से अडॉप्ट करना, ठीक है। जैसे एलमल और बजाज के बारे में आपको पता होगा कि ये लोग अच्छा खासा मार्केट शेयर था इन लोगों का जब स्कूटर चलता था, ठीक है। लेकिन बजाज ने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट चेंज होने वाली है, अब बाइक पे हम आते हैं। मार्केट जो आपका बजाज है वो सही टाइम पे बाइक पे आ गया, तो ये आपका प्रोएक्टिव मार्केटिंग की बात होती है, ठीक है। फिर अकाउंटेबल मार्केटिंग इज डिफरेंट थिंग। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग, जब हम बात करेंगे कि हमको करंट कस्टमर पे फोकस करना है कि वो जितना हो सके उतना सेल करे, तो उसको आप बोलते हो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग, ठीक है। न्यूज़लेटर, कैटलॉग एंड इन्विटेशंस टू ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड इवेंट्स आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी ऑफ, इसको आप बोलते हो ये आपका पार्ट होता है प्रमोशन का। प्राइसिंग का पार्ट नहीं हो सकता, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पार्ट नहीं हो सकता, ये आपका प्रमोशन का पार्ट होता है, ठीक है। ये प्रमोशन पे आप न्यूज़लेटर, कैटलॉग, इन्विटेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, स्पॉन्सर इवेंट्स, ये सब आप यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज विच ऑफ द फॉलोइंग। डाइवर्सिफिकेशन की जब मैंने बात की थी ऑलरेडी, मैं आपको बता चुका हूँ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक नया प्रोडक्ट होगा नए मार्केट पे, ऑलरेडी हम इस पे देखो ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम होगा, कॉन्सेप्ट सेम है ना। पहले वहाँ पे डिफरेंट चीज़ पूछी गई थी, पेनिट्रेशन और मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया था, यहाँ डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पूछ लिया गया, तो क्वेश्चन सेम होते हैं। तो यहाँ पे इजीली आपको आंसर पता चल गया। 42 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब होता है? अ कंपोजिट एनालिसिस ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर इनसाइड एंड आउटसाइड, ये आपका मार्केटिंग इन्वायरमेंट की बात हो रही है। अ सीरीज ऑफ बिजनेस डिसीजन दैट एट द सेलिंग अ प्रोडक्ट, ये भी नहीं है।
द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म मार्केट स्ट्रेंथ एंड इट्स बिजनेस वीकनेस। तो यहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। आ ब्लेंडिंग ऑफ 4 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक टारगेट मार्केट। जो आपके 4 P's होते हैं उनको ऐसे टारगेट कर, उसको ऐसा बनाना कि जो आपका मार्केट की जो नीड है उसको कंप्लीट करना, देन ये आपका मार्केट मिक्स होता है। इजीली आपको पता चल गया। फिर हम चलते हैं 43 पे। इज द ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग एलिमेंट इन मार्केटिंग मिक्स। देखो प्रोडक्ट पे कोई भी रेवेन्यू जनरेटिंग की बात नहीं होती। जब हम प्राइसिंग की बात करते हैं वहाँ पे आपका रेवेन्यू जनरेशन की बात होती है, ठीक है। प्लेस पे कोई भी नहीं, वहाँ पे प्लेस पे आपका बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर बात होती है, प्रमोशन पे नहीं होती। प्राइसिंग मार्केटिंग जो आपकी प्राइसिंग मार्केटिंग मिक्स जो है उस पर कहीं ना कहीं बात होती है। यहाँ पे थोड़ा सा ये आंसर लिख दिया है मैंने, कोई नहीं। तो ये सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है, इसको आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अ प्रॉमिसिंग एंड ओवर डिलीवरी सेल्स स्ट्रेटेजी, ठीक है। फुल लाइन सेल्स नहीं होगा, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप जितना प्रॉमिस कर रहे हो आप उससे ज़्यादा अपना पर्टिकुलर डिलीवर कर रहे हो एक कस्टमर को, तो वो कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन तो नहीं होता, कस्टमर एक्सचेंज भी नहीं हो सकता, ठीक है। वो आपका हैप्पी कस्टमर होगा, या कस्टमर डिलाइटमेंट भी इस टर्म को कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। तो हैप्पी कस्टमर होगा। विच अमंग, देखो आपको ये बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे एक्यूरेट आंसर कौन है। नेट के एग्जाम में एक्यूरेट आंसर भी बहुत मैटर करता है कि आपका सबसे एक्यूरेट आंसर कौन सा बन सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अ प्रोडक्ट टू क्रिएट अ यूनिक इंप्रेशन टू द कस्टमर माइंड, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो पोजिशनिंग। जब एक प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मान के चलो जब हम बात करते हैं, जब पानी की बोतल की हम बात करते हैं तो आपके माइंड पे क्या आता है बताओ, ठीक है। ये पोजिशनिंग का पार्ट है। आप कमेंट करिएगा जब हम पानी की बोतल की बात करते हैं तो आपके माइंड पे क्या पहले नंबर पे क्या क्लिक करता है, ठीक है। तो ये पोजिशनिंग है जिसपे आपकी यूएसपी जो होती है एक ब्रांड की, वो बेसिकली एक माइंड पे आपके सेट कर दी जाए तो उसको आप पोजिशनिंग बोलते हो, ठीक है। ये मैंने सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग के बारे में बात की है, आप उसको देख सकते हो इजीली। हाँ, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट सेलिंग आर ऑल द एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आप कर लोगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आपका जो आपका होता है प्रमोशनल मिक्स, या जो आपका प्रमोशनल मिक्स होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, उसमें आपका इंक्लूड होगा एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग। इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स और डेफिनेशन मैंने दी है, वो आप इजीली पढ़ लो। देखो एडवर्टीजमेंट और आपका जो पर्टिकुलर सेल्स प्रमोशन है उस पर क्या डिफरेंस है। एडवर्टीजमेंट जो होता है पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, हमेशा ध्यान रखना। पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रमोशन की जब हम बात करेंगे, कभी कभी डिफिनेशन भी दे दी जाती है, तो वो आपका एडवर्टीजमेंट की बात होती है। और जो सेल्स प्रमोशन होता है उसका जो मेन मोटिव होता है कि जो आपका शॉर्ट टर्म पे कहीं ना कहीं सेल्स को इंक्रीज करने की बात करते हैं। पर्सनल सेलिंग जो होता है वो आपका जो पर्टिकुलर आप डोर टू डोर मार्केटिंग जो जिसको बेसिकली आप बोल सकते हैं। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, वो बेसिकली नॉन पेड होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक रिलेशन बनाने की बात होती है कि जितने भी आपके पब्लिक है, लाइक आपका सप्लायर जो है आपका, या जो आपका कस्टमर है, उन सबसे एक अच्छा रिलेशन बनाने की बात हम वहाँ पे करते हैं। वहाँ पे सीआरएम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। हाँ, awareness created about the product price, its features, availability etc comes under which of the marketing mix। ये भी देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आपका प्रमोशन की बात करेंगे जब हम कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट करने की बात करेंगे प्रोडक्ट के प्राइस पे, उसके फीचर्स पे, उसकी अवेलेबिलिटी पे, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है प्रमोशन की बात करेंगे, ठीक है, या एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे। हाँ, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं प्राइस, प्रमोशन, प्लेस एंड प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करो। देखो द टर्म मार्केटिंग मिक्स वाज क्वाइंड बाय नील एच बॉर्डन। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन से हर बार आपके मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनसे हर बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपका जॉन मैकार्थी, जिन्होंने आपका जो 4 P's हैं वो दिए थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। 4 P's जो थे वो आपके मैकार्थी ने दिए थे, ठीक है। फिर बूम्स एंड बिटनर ने आपका जो था, जो 4 P's में 3 P's और ऐड किए थे, जो कि आपके सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें आपका पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस आता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन गया हमारा मैकार्थी बन गया, ठीक है, इजिली आपको पता चल गया।
विच ऑफ दिस कंपनीज यूज द टैगलाइन थिंक डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सारे की मैंने टैगलाइन दी, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेते हैं, ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। एप्पल का जो टैगलाइन है वो थिंक डिफरेंट करके है, ठीक है, एप्पल का जो टैगलाइन है। अमेजोन का जो टैगलाइन है मैंने उसके बारे में भी बात किया है, वर्क हार्ड हैव फन, ठीक है। फेसबुक का जो टैगलाइन है उसके बारे में भी हमने बात किया, और गूगल का, ये सारा आपको दिया, पढ़ो अच्छे से। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको जब जनरल अवेयरनेस पे थोड़ा सा पेपर वगैरह पढ़ोगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रमोशन डिसीजन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग 3 बेसिक एक्टिविटी? इंटरेस्ट, इन्फ्लुएंसेस, ट्रस्ट। इन्फॉर्मेशन, परसुएशन, इन्फ्लुएंस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, इन्वॉल्वमेंट, अटेनमेंट, इंटरेस्ट, परसुएशन, ट्रस्ट। तो ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, इस पर कुछ भी नहीं है। जब आप कभी भी जितने भी आपके एडवर्टीजमेंट के जो या प्रमोशन मिक्स जो भी हैं उनको जब आप पढ़ोगे तो जो आपका प्रमोशन डिसीजन होता है या प्रमोशन मिक्स का जो मेन काम होता है, एक इन्फॉर्म करना, परसुएशन करना और इन्फ्लुएंस करना आपके कस्टमर को, सिंपल सा, ठीक है। इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, आप उनको भी बहुत अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अगर आप कुछ देखना चाहो, ठीक है। हाँ, द कंपोजिट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफर फॉर सेल बाय अ फर्म इज कॉल्ड, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जितने भी प्रोडक्ट एक कंपनी सेल कर रही है तो उसको प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं, फिर प्रोडक्ट मिक्स में प्रोडक्ट लाइन होती है, फिर प्रोडक्ट लाइन में पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट लाइन के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, फिर उसकी डेप्थ होती है। इनके बारे में हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते जाते हैं बहुत सारे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं मोस्टली। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, की पॉइंट, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड कंसेप्ट थे वो आपके मार्केट जो थे कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बात नहीं करते थे, लाइक आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे कोई बात नहीं करता था, प्रोडक्ट कंसेप्ट भी नहीं करता था, सेलिंग कंसेप्ट भी नहीं करता था। जो हमारे मॉडर्न कंसेप्ट थे मार्केटिंग के, लाइक मार्केटिंग कंसेप्ट हो गया, आपका सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट हो गया, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट हो गया, वो सब आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मॉडर्न कंसेप्ट है मार्केटिंग के वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बात करते हैं, ये नहीं करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये मैंने आपको मार्केटिंग कंसेप्ट और सेलिंग कंसेप्ट पे कुछ डिफरेंस बताया, ये देख लो आप, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऐसा मेथड है जो सेलिंग प्राइस का नहीं है, ठीक है। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है। तो देखो, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग डेफिनेटली होता है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग बिल्कुल डेफिनेटली होता है, ब्रेक इवन प्राइसिंग डेफिनेटली होता है, जिसको नो प्रॉफिट एंड लो लॉस बोलते हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हो, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, या आप बोलते हो जहाँ पे सेल्स रेवेन्यू एट विच जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो कवर हो जाए, ठीक है। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो कॉस्ट मेथड है, ये आपका कॉस्ट का कोई मेथड नहीं, ठीक है। लीफो फीफो जिसको हम बोलते हैं, ये आपका कॉस्ट का मेथड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, अगर आपको नहीं पता हो तो आप जाके मेरा जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का MCQ वीडियो है प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हो, वो जाके देखो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। उनको देखो, इंपॉर्टेंट है। सुपर मार्केट आर रिटेल स्टोर दैट हार्डली रिलेटिवली supermarkets are retail store that handle relatively a large volume of goods and service at, ठीक है। सुपरमार्केट की यहाँ पे बात हो रही, तो सुपरमार्केट जो होता है वो आपका डिजाइन टू सर्व द टोटल नीड ऑफ फूड एंड लॉन्ड्री एंड हाउस होल्ड मेंटेनेंस प्रोडक्ट इज रिलेटिवली लार्ज इन साइज, it operates in low cost, low margin and high volume and self service in nature। तो यहाँ पे आपको पता चल गया लो कॉस्ट, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर 54 का आपका बन जाएगा वो सेकंड वाला बन जाएगा, इजीली आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो जाके आप देख सकते हो। ये देखो बहुत तेज तेज इसलिए मैं चल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा अब तेज चलना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम यूएसपी की बात करते हैं। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट का जब आप किसी का प्रोडक्ट का नाम सुनोगे तो आपके माइंड पे क्या क्लिक हो रहा है। जैसे अगर हम डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात करते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी कि अगर 30 मिनट के अंदर वो ऑर्डर नहीं करेंगे तो हम लोगों को फ्री में पिज़्ज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत चल रही थी। तो इस तरीके से एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होती है जो बेसिकली पोजिशनिंग करती है आपके माइंड में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसपी आपका करेक्ट आंसर हो गया, यूएसपी के बारे, ठीक है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइप ऑफ ब्रांडिंग यूज्ड फॉर द इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग लाइनअप इज कॉल्ड। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है।
अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी बोल सकते हैं उसको, फैमिली ब्रांड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप किसको करके आओगे, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अम्ब्रेला ब्रांड है, बहुत सारे लोग बोलेंगे फैमिली ब्रांड है। तो आप बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। आप इंस्टा पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो जो भी, या आप कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है पहले सर्च करिएगा थोड़ा सा, देन मैं बताऊंगा। ये थोड़ा सा इंडिविजुअल ब्रांडिंग के बारे में बात की है, और आपका जो अम्ब्रेला ब्रांडिंग है उनके बारे में भी मैंने बात की। इंडिविजुअल ब्रांड लाइक दैट, अम्ब्रेला ब्रांड दैट लाइक, ठीक है, एग्जाम्पल है। हाँ, स्टेजेस ऑफ पीएलसी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, ठीक है, फिर मेच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 57 का जो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा सी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इनके फीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ो। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो इंट्रोडक्शन में होता है सेल्स कम होती है, नया नया प्रोडक्ट आता है, ग्रोथ में थोड़ा सा सेल्स बढ़ती है, तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिटर भी आते हैं। मेच्योरिटी में क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। फिर आपका डिक्लाइन में बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है। यहाँ पे आपका मेंटेन हार्वेस्ट करके स्ट्रेटेजी होती है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं एडिशनल पीस फॉर मार्केटिंग। ओके, ये तो सिंपल सा है, ये सर्विस के केस पे बात की गई है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, सिंपल। बज मार्केटिंग मेक यूज ऑफ, देखो बज मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो बज मार्केटिंग का मतलब होता है वर्ड ऑफ माउथ की बात करते हैं। बज मार्केटिंग इज अ बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ माउथ क्रिएटिंग अ बज अराउंड द प्रोडक्ट, सर्विस और इवेंट। देखो वर्ड ऑफ माउथ, सारा मार्केटर चाहता है कि जो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हो, क्योंकि जो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होता है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, वहाँ पे कंपनी को कुछ पे नहीं करना होता है। तो एक दूसरे के जो पर्टिकुलर जो बात है तो वहाँ पे इन्फ्लुएंसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है ओपिनियन लीडर पे। यहाँ पे ओपिनियन लीडर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बज मार्केटिंग पे, ठीक है। उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप की मार्केटिंग पे। तो तभी आप देखते होगे जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो मोस्टली यूट्यूबर्स जो हैं उसको जो कंपनी है यूट्यूबर्स को देती हैं, वो यूट्यूबर्स ओपिनियन लीडर के तरीके काम करते हैं। वो उसको प्रॉपर्ली लेते हैं और बताते हैं कैसे यूज करते हैं, क्या इसकी अच्छाई है क्या बुराई है, लाइक दैट। In the product mix pricing strategy, when the price is set for the accessories along with the actual product, it is called, तो इसको आप क्या बोलते हो, ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बोलते हो ऑप्शनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको आप बोलते हो ऑप्शनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का क्या मतलब है कि एक प्रोडक्ट एक दूसरे से, जो प्रोडक्ट लाइन जो है एक दूसरे से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, तो उसी के बेस पे आप जब उसकी प्राइसिंग करते हो तो उसको प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग बोलते हैं। फिर आपका ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है, प्राइजिंग ऑप्शनल और एसेसरीज प्रोडक्ट सोल्ड विद द मेन प्रोडक्ट। यहाँ पे कार ऑप्शंस पे भी बात होती है, ठीक है। ऑप्शनल प्रोडक्ट पे कार ऑप्शंस पे भी बात होती है। जब आप देखोगे कि जब एक कार को परचेस करते हो तो बहुत सारी एसेसरीज होती है, ठीक है। तो उस टाइप की जो प्राइजिंग स्ट्रेटेजी होती है उसको आप ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइजिंग बोलते हो, ठीक है। फिर आपका जो कैप्टिव प्रोडक्ट है, प्राइजिंग प्रोडक्ट दैट मस्ट बी यूज विद इन द मेन प्रोडक्ट, रेजर ब्लेड या फिल्म या सॉफ्टवेयर, दैट टाइप। बाय प्रोडक्ट प्राइजिंग, प्रोडक्ट बंडल प्राइजिंग, सिंपल है। ये जो आपका ऑप्शनल प्राइसिंग है ये बेसिकली आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे बहुत यूज़ होती है, ठीक है। एसेसरीज़ की बात होती है, ठीक है। बेसिकली इन बहुत सारा टाइम आप देखोगे जब एक नई कार ले रहे हो तो वहाँ पे आपको बोलते हैं कि एसेसरीज़ लगवाओगे तो पर्टिकुलर दिस प्राइस होगा, अगर एसेसरीज़ नहीं लगवाओगे तो ये प्राइस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द कंज्यूमर बिहेवियर। तो देखो कंज्यूमर बिहेवियर की जब हम डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे वहाँ पे कल्चर फैक्टर होता है जो कि कल्चर, सब कल्चर। सोशल क्लास की बात होता है, सोशल फैक्टर होता है जो कि फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, रोल एंड स्टेटस। पर्सनल फैक्टर में आपका एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, लाइफ स्टाइल। ये कहीं ना कहीं आपका जो बिहेवियर होता है, आपको प्रोडक्ट परचेस करना है या नहीं करना है, वो डिपेंड करते हैं इन सारे फैक्टर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर। तो रिलीजन जो है वो आपका कौन सा फैक्टर है, रिलीजन आपका पर्सनल फैक्टर है? नहीं, रिलीजन हमारा पर्सनल फैक्टर नहीं है। रिलीजन कहीं ना कहीं हमारा एक तरीके से कल्चर पे आएगा, ठीक है, कल्चरल फैक्टर पे आएगा, तो हमारा गलत हो गया। फिर आपका रेफरेंस ग्रुप वो आपका सोशल फैक्टर है। सब कल्चर भी आपका कहीं ना कहीं कल्चर है। ऑक्यूपेशन जो है वो आपका पर्सनल फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी वाला बन गया इजिली। व्हेन द कंपनी हैज इट्स गुड्स सोल्ड इज एज मैनी रिटेल आउटलेट एज पॉसिबल, द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो, ठीक है। ये आपका जो FMCG प्रोडक्ट होती है वहाँ पे बहुत यूज होती है, ठीक है।
इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, स्टॉकिंग एट द प्रोडक्ट एज मेनी आउटलेट एज पॉसिबल, आपकी जो बेवरेज इंडस्ट्री है वहाँ पे यूज होती है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, गिविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ डीलर्स, ठीक है, द एक्सक्लूसिव राइट टू डिस्ट्रीब्यूट द कंपनी प्रोडक्ट टू इन द टेरिटरी है, ठीक है। नॉर्मल कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को या जो डीलर हैं उनको पर्टिकुलर आप राइट देते हो प्रोडक्ट को बेचने का। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यूज ऑफ मोर देन वन बट फीवर देन ऑल ऑफ द इंटरमीडिएट्स हु आर द विलिंग टू कैरी द कंपनी प्रोडक्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारा जाएगा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग प्रोसेस। तो देखो सिंपल है, प्रोसेस पे बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्रिएटिंग अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सिंपल सा। डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकता है, इंप्लीमेंटेशन और कंट्रोल भी नहीं हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड एंड रिक्वायरमेंट, ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है। अब आप इन दोनों पे कंफ्यूज हो, ठीक है, इन दोनों पे कंफ्यूज हो तो आप सोचो कि क्या पहले हो सकता है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तभी तो बनाएंगे जब हम कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को जानेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी तो ईजिली होते हैं, उनमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जब हम नीड को आइडेंटिफाई करेंगे देन हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखो, मैंने आपको प्रोसेस भी दिया है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड द कस्टमर नीड एंड वांट, फिर आप पर्टिकुलर स्ट्रेटजी डेवलप करोगे उसी के अकॉर्डिंग, फिर आपका जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान है वो होगा, फिर आप बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, फिर आपका कैप्चर वैल्यूज फ्रॉम द कस्टमर, देन ये मार्केटिंग प्रोसेस, सिंपल सा। हाँ, मार्केट ओरिएंटेशन इज अ टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग, मार्केट ओरिएंटेशन जो होती है वो मार्केटिंग मिक्स को सेलेक्ट करने की टेक्निक होती है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी अ फर्म शुड नॉर्मली फॉलो फॉर द मार्केटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए आपका कौन सा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज़ होता है, बेसिकली बहुत सारे टाइम वहाँ पे स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज़ होता है, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नया होता है वो कहीं ना कहीं कुछ उसमें नया आ रहा होता है, कुछ इनोवेटिव होता है, तो दैट टाइम उसका जो प्राइस होता है वो हाई होता है। आफ्टर सम टाइम ग्रेजुअली जो उसका प्राइस होता है रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। हाँ, इन अ मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट बीसीजी मैट्रिक्स स्टैंड फॉर, ये ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके हैं। जो बीसीजी मैट्रिक्स होता है उसको बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, कंसल्टिंग ग्रुप बोलते हैं, सॉरी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर थर्ड वाला बन गया। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं, बीसीजी मैट्रिक्स, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हो। बहुत हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अ कंपनी फॉलोइंग अ स्ट्रेटजी ऑफ एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट फॉर अ पीरियड फॉलोड बाय अ पीरियड विद इन नो एडवर्टीजमेंट इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ पे देखो कुछ कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो आपका होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में आप क्या करते हैं कि आप एक प्रोडक्ट की रेगुलर एडवर्टीजमेंट कर रहे होते, कोई ब्रेक नहीं ले रहे होते, ठीक है। कंटिन्यूटी जैसे मान के चलो जनवरी फरवरी आप हर मंथ पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ कंपनी फॉलोइंग अ स्ट्रेटजी ऑफ एडवर्टीजमेंट द प्रोडक्ट फॉर अ पीरियड फॉलोड बाय अ पीरियड विद नो एडवर्टीजमेंट। आप कुछ टाइम एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, देन एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, देन इसके बाद इस तरीके से आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कंटिन्यूटी नहीं होगा। अब यहाँ पे फ्लाइटिंग की बात आई, ठीक है। फ्लाइटिंग में क्या होता है, फ्लाइटिंग में ये होता है कि आप कुछ टाइम एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, फिर इसके बाद कुछ टाइम आपने एडवर्टीजमेंट नहीं किया, फिर देन अगेन आपने स्टार्ट कर दिया एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो इस टाइप के आप एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी को आप फ्लाइटिंग बोलते हो, जो कि इसमें बोला गया है कि आप कुछ टाइम एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, देन इसके बाद आपने गैप लिया, देन अगेन एडवर्टीजमेंट किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो अपना फ्लाइटिंग हो गया। फिर आपका जो नेक्स्ट है पल्सिंग। पल्सिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आपने शुरुआत में एडवर्टीजमेंट कम किया, फिर एकदम से उसका इंटेंसिटी बढ़ा दिया, ठीक है, फिर आपने डाउन कर दिया, फिर आपने एकदम इंटेंसिटी उसका बढ़ा दिया। तो इस टाइप के प्रोडक्ट में क्या होता है कि जैसे आप मान के चलो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं लाइक आपका फ़ैन हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे जो गर्मी जो समर है तो उनका जो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। विंटर सीजन में कौन परचेज करता है, ठीक है, विंटर सीजन में जो उनका एडवर्टीजमेंट होता है बहुत कम होता है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट की या जो शेड्यूलिंग होती है वो कम होती है। तो ये देखो मैंने आपको पल्सिंग के बारे में चीज़ें बताई हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे था फ्लाइटिंग हो गया। नेक्स्ट टेली मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ। टेली मार्केटिंग जो होता है वो आपका पार्ट होता है, वायरल मार्केटिंग का पार्ट नहीं होता। टेली मार्केटिंग सोशल मार्केटिंग का पार्ट नहीं होता। टेली मार्केटिंग जो होता है वो डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट होता है, आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग का भी पार्ट नहीं होता, ठीक है। कहाँ गया डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग गिव्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली टू द कस्टमर हु नीड देम द मोस्ट। ऑल प्रमोशनल एफर्ट इज रिलाइड विदाउट इंटरमीडियरीज एंड एनी थर्ड पार्टीज। यहाँ पे आपका ईमेल, न्यूज़पेपर, आउटडोर एडवर्टीजमेंट, एसएमएस मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, ये सब उसके पार्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रमोशन मिक्स इंक्लूड, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया गया। फिजिकल एट्रीब्यूट, ब्रांड पैकेज, ये आपका कहीं ना कहीं जब हम बात कर रहे हैं ये प्रोडक्ट मिक्स की बात हो रही है, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिक्स की बात हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स की बात हो रही है। ब्रांड नेम, प्रोडक्ट बेनिफिट, डिलीवरी, क्रेडिट, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट मिक्स की भी बात हो रही है और प्राइस मिक्स की भी बात हो रही है। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग एंड कस्टमर सर्विसेज, तो ये आपका कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स की बात हो रही है, जिसको प्लेस की बात हम बोल सकते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ये आपके प्रमोशन की बात हो रही है, इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैं रिपीट करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के आपको कुछ क्वेश्चंस रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। विच इज द बेसिक फॉर्म ऑफ इनोवेशन, देखो इनोवेशन का मतलब होता है कि आप एक नया प्रोडक्ट बिल्कुल लॉन्च कर दो, ठीक है, एक आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस कर दो, आपका जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसमें कुछ चेंजेस कर दो, आपका जो प्रोडक्शन मेथड है कुछ चेंज कर दो, तो ये सब आपका इनोवेशन का पार्ट होता है। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ नोवल प्रोडक्शन प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, एक नया प्रोडक्ट। इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, ये भी सही है, आपका इनोवेशन का पार्ट होगा। इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, ये भी, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अब आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, at which stage of the new product development process the launching of the new product will take place, तो यहाँ पे पूछा गया है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की किस स्टेज पे एक नया प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहले आइडिया जनरेशन, देन आइडिया स्क्रीनिंग, देन कंसेप्ट डेवलपमेंट, देन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, देन बिजनेस एनालिसिस, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन टेस्ट मार्केटिंग, देन जो कॉमर्शलाइजेशन होता है ना, वहाँ पे हम एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। यहाँ से आपका PLC स्टार्ट होता है, जिसको आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका D बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द स्ट्रेटेजी ऑफ फ्लैंकिंग डिफेंस, प्रीम्प्टिव डिफेंस, मोबाइल डिफेंस, कॉन्ट्रैक्टिव डिफेंस एंड काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस इज यूज्ड बाय विच मार्केट प्लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डिफेंसिव मार्केटिंग रिफर्स टू अ एक्शन ऑफ अ ब्रांड, स्पेशली अ मार्केट लीडर, ये मार्केट लीडर आपका यूज करता है टू प्रोटेक्ट इट्स ब्रांड एंड मेंटेन इट्स पोजीशन एज अ मार्केट लीडर। इफ अ ब्रांड फेल टू मेंटेन इट्स पोजीशन देन इट माइट लॉस सम ऑफ इट्स कस्टमर टू द कॉम्पिटिटर्स। टाइप्स ऑफ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको बताया। फ्लैंक डिफेंस क्या होता है, क्या पढ़ो। प्रेम्प्टिव डिफेंस क्या होता है, मोबाइल डिफेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिव डिफेंस क्या होता है, काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस क्या होता है, ये चीज़ें आप लिख भी लो, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो आपका मार्केट लीडर होता है वो इन डिफेंस को यूज करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन गया सेकेंड वाला आपका बन गया इजिली। हाँ, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग 2 और मोर सेपरेट प्रोडक्ट्स टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस, इसको आप बंडलिंग बोलते हो, इसको आप बंडलिंग बोलते हो, ठीक है। 2 और इससे ज़्यादा प्रोडक्ट आप एक सिंगल ब्रांड में बेचते हो तो उसको आप बंडलिंग बोलते हो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर क्लस्टर्स आर डिफाइंड बाय BALS फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो BALS फ्रेमवर्क में आपके जो कस्टमर हैं वो आपके डिवाइड होते हैं इनोवेटर्स, थिंकर्स, अचीवर्स, एक्सपीरियंस, ठीक है, बिलीवर्स, मेकर्स एंड ये, ठीक है। तो ये आपके 8 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या बोला जाता है, वैल्यू एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल इज अ फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय अर्नोल्ड Mitchell and his colleague in the year of 1978 at SRI International. The BALS is a system used for grouping consumer with the help of psychography segmentation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को पढ़ना अच्छे से। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने सब आपको बता दिया। द BALS प्लेस अडल्ट कस्टमर इनटू वन ऑफ द 8 सेगमेंटेशन, इनमें से आपका जो कंज्यूमर होगा किसी एक सेगमेंट में डेफिनेटली आएगा। वो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बेस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। द मेन स्कोप ऑफ द BALS फ्रेमवर्क इज द रिसोर्स द वर्टिकल डायमेंशन ऑफ प्राइमरी मोटिवेशन, ठीक है, एंड हॉरिजेंटल डायमेंशन। The people of the vertical dimension are based on the degree which they are the innovative and have enough resources like education, income, self-realization, the consumer। जी देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसको पढ़ो। इनोवेटर क्या होते हैं, थिंकर क्या होते हैं, बिलीवर्स क्या होते हैं, अचीवर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये 8 टाइप्स के आपके होते हैं। इसको मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं अगर पूरा आपको बताने जाऊँगा तो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 8
टाइप में आप कस्टमर्स को डिवाइड कर सकते हो। जैसे जैसे आप ऊपर चलोगे उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे और इनोवेशन ज़्यादा, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वहाँ पर रिसोर्सेज कम होंगे और लेस इनोवेटिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मार्केटिंग मायोपिया कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मार्केटिंग मायोपिया का जो कंसेप्ट है वो आपका किसने दिया है, यहाँ पे आपसे ये चीज़ पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मार्केटिंग मायोपिया का कंसेप्ट है वो थियोडर लिविट ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो आपके मार्केटिंग कंसेप्ट है लाइक प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट और होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है, इनमें से किस में मार्केटिंग मायोपिया है। मार्केटिंग मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटनेस, मतलब आपको क्या है कि पास का दिख रहा होता है, आप लॉन्ग टर्म में फोकस नहीं करते हो, आप सोचते हो कि हमको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिल जाए और मार्केट जो पर्टिकुलर नीड है कस्टमर की उस पर आप फोकस नहीं करते हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे फोकस नहीं करते हो, कस्टमर को रिटेन करने पे फोकस नहीं करते हो। तो ये जो होता है ये आपका किस कंसेप्ट पे नहीं, किस कंसेप्ट पे प्रेजेंट था। तो मार्केटिंग मायोपिया आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट पे था क्योंकि वहाँ पे आपको नीड आइडेंटिफाई नहीं करते थे, प्रोडक्ट कंसेप्ट पे था, सेलिंग कंसेप्ट पे था। इन 3 कंसेप्ट पे आपका मार्केटिंग मायोपिया का प्रेजेंट था। देन इसके बाद जो मार्केटिंग कंसेप्ट आया वहाँ पे नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हैं, वहाँ पे कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है। तो इस पे ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि आप लोग एक बार ट्राई करो, मैंने थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि आप इसका आंसर दो। देखो कुछ क्वेश्चंस का आप थोड़ा सा सर्च करोगे चीज़ें तो आपको भी चीज़ें समझ आएंगी कि आप क्या क्या इस पे कुछ नया मिल सकता है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं इस पे काफ़ी कुछ आपको नया मिल सकता है इन क्वेश्चन से, ठीक है। जितने भी मैंने करने के लिए बोले आप करो, उसको कमेंट करो, डेफिनेटली कमेंट जरूर क्या करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेरियस वेज थ्रू विच अ कंपनी स्ट्रेटेजिकली कम्युनिकेट अबाउट द प्रोडक्ट टू द मार्केट प्लेस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं IMC, इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम नहीं होता है, उसका जो आपका कस्टमर को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना काम होता है बेसिकली, ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड करके। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं वहाँ पे आपका जो क्वालिटी है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है, TQM में। इफिशिएंट कंज्यूमर सेलिंग भी इसका पार्ट नहीं होता। तो यहाँ पे आपका जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं वो IMC होता है, जिसमें आपके जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, सब साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन पे सब साथ में मिलकर काम करते हैं और जो कस्टमर की जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अवेयरनेस है उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव एक जो पर्टिकुलर पोजिशनिंग है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं साथ में मिलकर। हाँ, the value that is obtained from the customer positive word of mouth through which one can get additional customer is called, इसको आप बोलते हो, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ अ कस्टमर कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स अ बिजनेस ओवर द इंटायर लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। इट इज एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक यूज्ड बाय मार्केटिंग मैनेजर while making decision regarding sales, marketing, product development and customer support. Ideally lifetime value should be greater than the cost of acquiring a customer. किसी कस्टमर को एक्वायर करने से ज़्यादा कॉस्ट आपका जो पर्टिकुलर लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। और भी जो है आपका कस्टमर रिटेंशन, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैंने अच्छे से आपको लिखा है, वो पढ़ सकते हो आप। हाँ, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रेडमार्क के बारे में। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन गिव्स एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट टू द ट्रेडमार्क ओनर। बिल्कुल सही चीज़ है। जो आपका ट्रेडमार्क, अगर आपका एक पर्टिकुलर अपना जो ट्रेडमार्क है उसको रजिस्टर कर रहे हो तो आप वो सिर्फ वही आप यूज करोगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो पहला करेक्ट हो गया, ठीक है। आ ट्रेडमार्क इज रिकॉग्नाइज साइन, डिजाइन और एक्सप्रेस विच आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ पर्टिकुलर सोर्स फ्रॉम विच दोस्त ऑफ अदर एंड यूज टू कम द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। ये भी सही है कि जो आपका ट्रेडमार्क होता है एक साइन हो सकता है, एक डिजाइन हो सकता है, वो आपको प्रोडक्ट और सर्विस को आइडेंटिफाई में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको देखना है कि ए और आर सही हो गए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बिकॉज लगा देना है या सो लगा देना है। अगर ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट होंगे तो फिर एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अ कंपनी रिड्यूसेस सेल्स प्रमोशन टू टेक एडवांटेज ऑफ द हैवी कंज्यूमर डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो ग्रोथ फेस होता है वहाँ पे आपका डिमांड बहुत हाई होता है, ठीक है। डिमांड मार्केट ग्रोथ में आपका जो डिमांड होता है बहुत हाई होता है, तो वहाँ पे जो आपका सेल्स प्रमोशन पे कुछ कंपनी रिड्यूस कर देती है ताकि आप जो डिमांड है उसको पूरा कर सके। इंट्रोडक्शन पे आपका सेल्स प्रमोशन पे अच्छा खासा एक्सपेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, 83 सम डॉक्टर चार्ज पेशेंट्स फॉर अ मिस्ड अपॉइंटमेंट
बिकॉज द सर्विस वैल्यू एग्जिस्टेड ओनली एट द पॉइंट एंड डिसअपीयर्ड व्हेन द पेशेंट डिड नॉट शो अप इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 4 सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इस पे क्या होता है कि देखो पेरिसेबिलिटी का मतलब होता है कि आप स्टोर नहीं कर सकते हो सर्विस को, ठीक है, कि आपको जब आपने एक डॉक्टर ने आपको जब टाइम दिया, अपॉइंटमेंट दिया, अगर आप जाते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं जाओगे तो यू हैव टू पे फॉर दैट ना। अब जैसे मान के चलो आपने एक बुक किया पर्टिकुलर मूवी देखने जा रहे थे थिएटर पे, ठीक है, आपने एक सीट बुक की, अगर आप जाते हो तो आप सर्विस का बेनिफिट लोगे, अगर आप नहीं जाते हो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा पैसा वापस करो, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, पेरिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपका सर्विस का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आर प्रोडक्ट बॉट बाय इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और यूज इन अ कंडक्टिंग अ बिजनेस, तो इसको आप बोलते हो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट के बारे में हमने बात किया, कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर चुके, पर्सनल प्रोडक्ट के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके। तो ये आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है जिसकी डिमांड जो होती है डिराइव डिमांड होती है, बहुत सारी बार ये पूछ लिया जाता है, उसकी डिराइव डिमांड होती है और इन इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड होती है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का एक प्रोसेस होता है, इसका बहुत अच्छा है, वो पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी अ कंपनी रिड्यूसेस प्राइस टू रिवॉर्ड कस्टमर रिस्पॉन्स सच एज अ वॉल्यूम परचेस, पेइंग ईयरली और प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। ये कहीं ना कहीं थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, बट प्राइसिंग का भी है। तो जब एक कंपनी क्या करती है कि उसको अपना प्राइस एक स्ट्रेटजी बनाती है कि उसको अपना जो प्राइस पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है, रिड्यूस प्राइस टू रिवॉर्ड कस्टमर रिस्पॉन्स सच अ वॉल्यूम परचेज और पेइंग ईयरली। यहाँ पे क्या है कि एक कंज्यूमर जो है कि ज़्यादा वैल्यूम में परचेज करे और जो उसने उधार लिया है वो जल्दी पे कर दे, तो वहाँ पे डिस्काउंट एंड अलाउंसेस प्राइसिंग यूज होती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग तो लाइक इस टाइप की होती है, 49 टाइप, 99 टाइप, 199, ठीक है, इस टाइप की जो प्राइसिंग होती है उसको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बोलते हैं। प्रमोशनल प्राइसिंग इज नॉट, डायनेमिक प्राइसिंग आपका बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। इन अ मार्केटिंग DSA स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पे आया हुआ है, बहुत सिंपल सा, ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है। Which type of study would be the most appropriate to use in order to measure the change opinions of consumer repeatedly, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या करते हैं कि आपका जो कंज्यूमर होता है उसे सेम अगेन एंड अगेन आप उसके फीडबैक लेते रहते हो, तो आप उससे आइडेंटिफाई करोगे कि आप उसका ओपिनियन कैसे चेंज हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो बताइएगा, क्योंकि मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा है तो वो चीज़ बताई उसके MCQ पे, वो आप जाके देख भी सकते हो, ठीक है। द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन विच द बायर रिकॉग्नाइज अ प्रोडक्ट और नीड। सबसे पहले देखो, एक बायर जो होता है नीड को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। नीड को रिकॉग्नाइज जो उसका एक्चुअल स्टेट या डिजायर्ड स्टेट में जो डिफरेंस होता है, देन उसको नीड रिकॉग्नाइज होती है। नीड रिकॉग्नाइज के बाद वो इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, इन्फॉर्मेशन सर्च करता है कि पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मान के चलो उसको कार की जरूरत है, फिर वो कार के बारे में जितने भी कार ब्रांड है उनके सब बारे में देखेगा, फिर वो इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव करेगा। इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इवॉक सेट करके एक कंसेप्ट होता है, इसके बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है। अगर आपको पता है, आप अच्छा से एग्जांपल दे सकते हो तो वो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है इवॉक सेट क्या होता है, ठीक है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वहाँ से आपने 10 का ब्रांड पर्टिकुलर आपने इन्फॉर्मेशन सर्च के बाद डिसाइड किया, फिर आपको उन 10 में से कोई एक डिसाइड करना है, देन आप परचेज डिसीजन करोगे, देन पोस्ट परचेज डिसीजन करोगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो होती है आपका नीड रिकॉग्निशन से होती है, ठीक है। 89 का फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इससे भी हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है मोस्टली। हाँ, when a consumer seek to a different and exclusive by demanding less of a commodity as more people consume it, the phenomena is known as। देखो, जब एक कंज्यूमर है उसको डिफरेंट और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्नो इफेक्ट। 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है, बैंड वेगन इफेक्ट और स्नो इफेक्ट। ये आपका एक तरीके से एक्सेप्शन होता है डिमांड का, जो लॉ ऑफ डिमांड होता है उस पर। बैंड वेगन इफेक्ट क्या होता है कि आपका मान के चलो आपका फैमिली में एक लोगों ने प्रोडक्ट लिया, दूसरे लोगों ने लिया, तो आप भी उसके पीछे लग गए, ठीक है, दैट टाइप। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे उनसे पूछो कि आप UGC नेट की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, मेरे कॉलेज में बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, दैट्स वाई। तो वो आपको नहीं करना है, आपको अपना एक इंटरेस्ट जनरेट करना है, देन चीज़ों को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पीछा करना है लोगों का, दैट बैंड वेगन इफेक्ट। स्नो इफेक्ट में कुछ आप इनोवेटिव ऐसा सोचना जो दूसरे के पास नहीं है, ठीक है, तो वो आपका स्नो इफेक्ट होता है, कुछ इनोवेटिव लेना, ठीक है। अब यहाँ पे चैनल कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है, तो कितने टाइप का आपका चैनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, 2 टाइप का, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 टाइप का आपका चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा 91 का, वो आपका बन जाएगा 3rd वाला, ठीक है। देखो आप
हॉरिजेंटल कॉन्फ्लिक्ट अकर बिटवीन द चैनल मेंबर एट द सेम लेवल, ठीक है, जब सेम लेवल पे जब आपका पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो उसे हॉरिजेंटल लेवल होता है। वर्टिकल लेवल अकर बिटवीन द चैनल मेंबर एट डिफरेंट लेवल विद इन द सेम चैनल, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल भी दिए, आप इनको पढ़ सकते हो अच्छे से। हाँ, अब ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, इन पे लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों सर, मैच द फॉलोइंग पे बहुत डर लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत सिंपल से होते हैं, कुछ भी नहीं होता इन पे, ठीक है। अब आपको मान के चलो थोड़ा थोड़ा सा पता है, ज़्यादा कुछ नहीं पता। कंपनीज फ्रॉम अदर हाई इनकम कंट्रीज इंक्रीज एक्सपोर्ट टू द इनोवेटिव कंट्री, चलो नहीं पता है। कॉम्पिटिटर फ्रॉम अदर हाई इनकम कंट्रीज में बिगिन प्रोड्यूसिंग इन डेवलपिंग कंट्री, आ फ्यू कॉम्पिटिटर्स एट होम, कॉम्पिटिटर्स इन अदर हाई इनकम कंट्रीज बिगिन प्रोडक्शन, ठीक है। आ फ्यू कॉम्पिटिटर एट होम, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा, सबसे पहले आपको पता करना चाहिए कि ये क्या होगा। ये आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कम हो आपके होम में, ये कब होता है, ये आपके इंट्रोडक्शन के फेस पे होता है ना। तो ए का तो देखो थर्ड हो गया, ऐसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ये सब बहुत अच्छे से होते हैं क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या चलेगा, नेक्स्ट पे हम चलेंगे कॉम्पिटिटर इन अदर हाई इनकम कंट्रीज बिगिन प्रोडक्शन फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। अब आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया अपने होम मार्केट पे, ठीक है। अब उसका पता दूसरे मार्केट पे भी चलेगा। ग्रोथ पे क्या होता था कि आपके कंपटीशन आता था। अब ये आपके होम कंट्री पे बात होती थी ग्रोथ पे, लेकिन ये फॉरेन कंट्री पे भी बात हो रही है, तो आपसे चीज़ें घुमा घुमा के पूछ सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने। कॉम्पिटिटर इन अदर हाई इनकम कंट्रीज बिगिन प्रोडक्शन ऑफ फॉर द डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि देखो एक हाई कंट्री मतलब एक हाई इनकम कंट्रीज पे एक नया प्रोडक्ट आया लाइक एप्पल, फिर इसका दो दूसरी के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे भी वो उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है, ग्रोथ। तो यहाँ पे बी का फोर्थ हो गया, लो हो गया आइडेंटिफाइड, ठीक है, इजीली हो गया। अब सी का फर्स्ट होगा। मैच्योरिटी पे क्या होता है, कंपनीज फ्रॉम अदर हाई इनकम कंट्रीज इंक्रीज एक्सपोर्ट टू द इनोवेटिव कंट्री, ठीक है। फिर डिक्लाइन पे आपका जो इजीली सेकेंड वाला कॉम्पिटिटर फ्रॉम अदर हाई इनकम कंट्रीज में बिगन द प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सीक्वेंस द स्टेप ऑफ द CRM प्रोसेस। देखो ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत इजीली होते हैं, प्रोसेस पे लोग बहुत सारा डरते हैं, क्या ही डरना है ऐसे क्वेश्चंस पे। तो देखो सबसे पहले आपका कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, आप सोचो। डेवलपिंग का CRM प्रोग्राम, नहीं बिल्कुल नहीं भाई, ऐसे कैसे डेवलप कर लेंगे। कलेक्टिंग का कस्टमर डेटा हो सकता है, एनालाइजिंग कस्टमर डेटा ये भी नहीं हो सकता, कलेक्ट से पहले एनालाइज तो नहीं होगा। आइडेंटिफाई द टारगेट कस्टमर, चलो ये भी हो सकता है, एक बार हम छोड़ देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ये भी नहीं होगा। अब हमारा क्या 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 हो सकता है, बी या डी, बी डी में से कोई है नहीं, ये दोनों एलिमिनेट, बी है। तो अब हमको पता चल गया भाई बी होगा। देखो मोस्ट एक्यूरेट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बी के बाद सी तो कंफर्म होगा क्योंकि दोनों पे ही है। सी एनालाइज, सबसे पहले आपने बी पे कलेक्ट किया कस्टमर डेटा, फिर उसको आपने एनालिसिस किया, ठीक है। एनालिसिस के बाद फिर आप क्या करोगे, फिर डेवलपिंग CRM प्रोग्राम करोगे, या डेवलपिंग CRM प्रोग्राम हो सकता है, या आइडेंटिफाई द टारगेट कस्टमर। जब हम टारगेट कस्टमर का आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद ही तो हम अपना डेवलप करेंगे CRM प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये आप पहले टारगेट कस्टमर को, फिर देखो इंप्लीमेंटेशन लास्ट में होगा, आपको पता होना चाहिए। तो इंप्लीमेंटेशन इसमें लास्ट में नहीं था, तो इसलिए भी गलत हो गया। ऐसे आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर सेकेंड वाला बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, ये थोड़ा सा लॉ का क्वेश्चन है, इस पे आ गया। स्पेसिफिक गुड्स जो होते हैं वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं, अनसर्टेन गुड्स को आप असर्टेन कर सकते हो, बट आपके पास गुड्स प्रेजेंट होते हैं। असर्टेन गुड्स भी आपके पास प्रेजेंट होते हैं। फ्यूचर गुड्स जो होते हैं वो फ्यूचर में आपको मिलने वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी बन जाता। मैच द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग एंड देयर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, सिंपल सा, इस पर कुछ नहीं, A B C D करना है, ठीक है। देखो पर्सनल सेल्स प्रमोशन का अगर हम बात करेंगे, कॉन्टेस्ट जो होता है सेल्स प्रमोशन का पार्ट है, आपको पता चल गया। बी का 4 होगा भाई, बी का 4 किसमें किसमें, लो एलिमिनेट हो गया, इजीली एलिमिनेट कर लिया, कुछ नहीं करना। एडवर्टीजमेंट जो है वो आपका ब्रोशर एंड बुकलेट्स से होता है, ठीक है। बी का जो आपका सेल्स प्रमोशन है, फोर्थ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सी का आपका जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है वो कहीं ना कहीं ब्लॉग्स की बात होती है, ठीक है। मैंने बताया कि जो ब्लॉगर होते हैं वर्ड ऑफ माउथ के वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डी पे पर्सनल सेलिंग जो है वो आपका सेल्स मीटिंग, सिंपल। हाँ, ये सेल्स प्रमोशन की कुछ टेक्निक है, इनको ऐड जरूर पढ़ के जाना, कुछ करना ना करना। अगर ये पढ़ के जाओगे तो अगर MCQ में आपका जो मैच द फॉलोइंग या इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ईजिली हो जाएगा। प्रमोशन मिक्स पे एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। द कस्टमर और कंज्यूमर इज व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सीड द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसको आप बोलते हो, ये आपको इजीली ये भी चीज़ आपको पता होगा, तो उसको आप बोलते हो डिलाइटेड। जब एक कस्टमर को उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पे कस्टमर डिलाइटमेंट की बात होती है। जब कस्टमर को उसके एक्सपेक्टेशंस के बराबर चीज़ें मिलती हैं तो सेटिस्फेक्शन की बात होती है। जब कस्टमर को उसके एक्सपेक्टेशन से कम चीज़ें मिलती हैं तो वो डिससेटिस्फेक्शन की बात होती है, सिंपल।
पीटर एफ ड्रकर नोटेड द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलिंग एंड मार्केटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। सिंपल सा, ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपरफ्लोस, ठीक है, सुपरफ्लोस सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग माइक्रो इन्वायरमेंट। ये देखो मार्केटिंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले कंपनी की बात होगी, फिर इसके बाद ये जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जिसमें कंपनी कंट्रोल कर सकती है, फिर आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में आपका कंपनी आएगा, सप्लायर आएगा, कस्टमर आएगा, इंटरमीडिएट आएगा, कॉम्पिटिटर आएगा, पब्लिक आएगा, और माइक्रो इन्वायरमेंट में आपका PSTL आता है, ऐसे याद कर सकते हो, PSTEL, ठीक है। PSTL का मतलब P का मतलब पॉलिटिकल, S का मतलब सोशल, T का मतलब टेक्नोलॉजिकल, E का मतलब इकोनॉमिकल, L का मतलब लीगल, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी कभी कभी यहाँ पे एक आपका और होता है, मैं देखो भूल रहा हूँ, आपको याद हो तो बताइएगा, एक और होता है डेमोग्राफी, हाँ कल्चर मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। PSTL में कल्चर भी, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ठीक है। तो इसमें पूछा गया नॉट इंक्लूडिंग माइक्रो इन्वायरमेंट, तो माइक्रो में सप्लायर इंक्लूड होता है, पब्लिक इंक्लूड होती है, कस्टमर इंक्लूड होता है, PSTL में E में नहीं होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर C बन गया इजिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एडवर्टाइजिंग मेथड, ये 2 बार क्यों लिख किया? The advertising method in which a commercial is a broadcast simultaneously or several radio station and the television channel is known as, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम बोलते हैं रोड ब्लॉक। होता क्या है, जब एक आपका एडवर्टाइजर एडवर्टाइजिंग कर रहा होता है साइमल्टेनियसली बहुत सारे चैनल पे, तो उसको आप बोलते हो रोड ब्लॉक, ठीक है, उसको बोलते हो रोड ब्लॉक। कई सारे चैनल पे, लाइक आपका टीवी पे भी कर रहा है, रेडियो पे भी कर रहा है, आपका जो पर्टिकुलर जाके भी पर्सनल सेलिंग से भी कहीं ना कहीं प्रमोशन करने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरीके की जो आपके बहुत सारे मेथड यूज कर रहा होता है तो उसको आप बोलते हो रोड ब्लॉक, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, डिजाइन एंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम, प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी दैट रिकॉग्नाइज देयर ब्रीथ एंड इंटरडिपेंडेंस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप बोलते हो होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंटरनल मार्केटिंग, देन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, देन रिलेशनशिप मार्केटिंग, देन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, देन दिस टाइप, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करना है और आगे बढ़ना है। एक वीडियो को बनाने में बहुत सारा एफर्ट लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। एंड थैंक यू। ये मेरा आपका टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे भी मेरे से जुड़ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैंने एक चैनल है, वहाँ पे भी मैंने आपको लिंक दे रखा है। फिर आपका मेरा फेसबुक पे भी चैनल है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। कोई भी आपको नोटिफिकेशन है वो ईजिली वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।